अध्याय 11 स्तर 3 स्केल। इस परीक्षण स्थल में लेवल 3 स्केल अधिकतम है। दूसरे स्तर पर 1500 से 2000 के बीच जानवर हैं, लेकिन स्तर 3 पर वृद्धि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दूसरी अकादमी में बहुत कम छात्र इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं, यहाँ तक कि वे एक भी जानवर की हत्या नहीं कर पाते, क्योंकि प्रत्येक जानवर की शक्ति लगभग 3000 से 4000 होती है। और यदि आप पुनः 10 से शुरू करें तो भी ये 3000 से अधिक शक्तियों वाले 10 जानवर ही होंगे। 3000 का पावर स्तर कोई मजाक नहीं है। सार्थक स्वयं भी इस बात को समझता है, क्योंकि उसने हाल ही में अपनी शक्ति का प्रयोग कई अत्यंत घने पेड़ों को नष्ट करने के लिए किया था। उस समय उसकी शक्ति का स्तर कम था, लेकिन अपनी मुट्ठी की ताकत से वह पेड़ों को ऐसे नष्ट कर सकता था जैसे कुछ भी नहीं हो। अगर वह पेड़ों की जगह भारी चट्टानों पर वार करता तो भी यही होता। यहाँ तक कि सार्थक को भी अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि उसकी असली ताकत कितनी है, क्योंकि इस सप्ताह उसने अपनी शक्ति पर नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण लिया है तथा इन जानवरों से लड़ने के लिए उसने बहुत कम पिशाच शक्ति का प्रयोग किया है। इसके अलावा इस श्रेणी के जानवरों में कम कमजोरियां होती हैं, जिससे उन्हें मारना अधिक कठिन होता है। इस कारण प्रोफेसर सदमे में थे। बेटा, क्या तुम पागल हो? उसने पूछा। सार्थक मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, और जवाब देने के बजाय उसने उससे पूछा, प्रोफेसर, क्या आपके पास कोई वैम्पायर बॉल है? प्रोफेसर ने उसे असमंजस में देखा, लेकिन सिर हिला दिया, और सार्थक ने उसे इसे बाहर निकालने के लिए कहा, इसलिए उसने इसे बाहर निकाला और उसे दे दिया। सार्थक ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपनी शक्ति को चारों ओर घुमा दिया ताकि उसकी वर्तमान शक्ति का स्तर प्रतिबिंबित हो। जैसे ही प्रोफेसर ने ये देखा तो वह दंग रह गए। क्या उसके पास 3000 पावर है? क्या बकवास है! ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले सप्ताह उसके पास 2500 पावर रही हो, क्योंकि उसे मुझसे अलग श्रेणी में रखा जाएगा और माना जाता है कि मिसेलिस के अधीनस्थ की तलाशी के समय उसके पास लगभग 2000 पावर थी। उसने सोचा और हैरानी से सार्थक को देखा। बेटा, तुम, उसने कहा, लेकिन वह कोई शब्द भी नहीं बोल पाया। वहाँ 3000 शक्तियाँ प्रतिबिंबित देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और उसे एक बात समझ में आ गई। सार्थक में उसने जो प्रतिभा देखी थी वह उसके विचार से भिन्न थी। ये बहुत अधिक अविश्वसनीय था। एक सप्ताह में 1000 पावर जुटाना, ये कैसे संभव हुआ? फिर भी हर बार जब वह बाहर जाता था तो उसे सार्थक की कई चोटें याद आती थीं। उसकी ट्रेनिंग बाकी लोगों की तरह नहीं लगती थी। क्या ये हो सकता है कि वह सभी जानवरों से एक साथ लड़ रहा हो? इस तरह वह अपनी पिशाचवाद की प्रभावशीलता को बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा। अरे, ये बच्चा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, प्रोफेसर रीगन ने सोचा, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये ठीक वैसा ही छात्र था जिसकी उसे जरूरत थी, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उसका कंधा थपथपाया। हा, बच्चे, कोई बात नहीं, मुझे पैसे देने की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे देखने दो कि तुम कितने सक्षम हो, उसने कहा और खुशी से हंसते हुए अपनी बात खत्म की और वापस मुड़ा और प्रक्रिया पूरी की। कुछ समय बाद वह वापस लौटे और सार्थक को अपने उन्नत परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी। सार्थक ने प्रोफेसर की निगाह के नीचे वहां प्रवेश किया, जो कि हालांकि घबराए हुए थे, लेकिन ये देखने के लिए उत्सुक थे कि सार्थक इस बार क्या हासिल करता है। इसलिए वह चिंतित था, और उसकी चिंता उतनी ही देर तक बनी रही जितनी देर तक सार्थक को जाने में लगती थी। जब कई छात्र लड़ाई से बाहर आए तो उसने लगभग उन पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें बाहर निकालने के लिए जल्दी से सब कुछ किया। अंत में सभी छात्र बाहर आ गए, लेकिन सार्थक अभी भी नहीं आया, जिससे उसे चिंता हुई। ये सच है कि एक छात्र परीक्षण स्थल पर नहीं मर सकता, लेकिन गंभीर रूप से घायल होना संभव था। अगर सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया तो वह अपने कुछ अंग भी खो सकता था, जो कि बहुत बड़ी समस्या होगी। फिर भी जब प्रोफेसर रीगन सबसे अधिक चिंतित थे, उन्होंने उस स्थान पर एक रोशनी जलती हुई देखी और तुरंत उस ओर मुड़ गए। सार्थक को चारों तरफ से गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखा गया। हालांकि वह चल सकता था, लेकिन उसके शरीर पर घाव खुले हुए थे और लगातार खून बह रहा था। लड़के, क्या तुम ठीक हो? प्रोफेसर रीगन ने पूछा, थोड़ा चिंतित होकर जब वह औषधीय मलहम और औषधियां लेकर उनके पास पहुंचे। इन्हें जल्दी से ले जाओ, तुम खुले घावों के साथ नहीं घूम सकते, उसने कहा, लेकिन सार्थक ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं ठीक हूँ प्रोफेसर रीगन, मुझे सभी 10 बैज मिल गए हैं, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे लेवल 3 के 10 बैज थमा दिए। यद्यपि प्रोफेसर रीगन ये सुनकर अचंभित रह गए, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। ऐसा लगता है कि आप मेरी सोच से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। आपके दृढ़ संकल्प और धैर्य के लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे, उन्होंने कहा और सार्थक ने सिर हिला दिया। हालांकि वह ज्यादा बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वह कमजोर था। प्रोफेसर, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। इस अवसर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल ट्रायल के लिए आऊँगा, सार्थक ने कहा और उन दोनों ने अलविदा कहा।
वह बिना समय बर्बाद किए अपने कमरे में वापस चला गया। उसका चेहरा सोच में डूबा हुआ था, शायद थोड़ा पछतावा भी। वे जानवर तीसरे स्तर पर शक्तिशाली हैं। अंत में मैं उन्हें रोककर नहीं मार सका और मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। प्रशिक्षण के लिए एक अच्छा समय, मैंने इसे एक सामान्य लड़ाई में बदल दिया। हालांकि यह प्रशिक्षण है, मैं उस स्थान पर अपने नियंत्रण को और अधिक प्रशिक्षित करना पसंद करूंगा। उसने अपने युद्ध को याद करते हुए सोचा। वह इस बात पर अफसोस जताने से खुद को नहीं रोक सका। उसे लगा कि वह अहंकारी हो गया था। हालांकि वह लड़ाई जीत गया, लेकिन उसे लगा कि उसने और भी बेहतर बनने का एक बेहतरीन मौका खो दिया है। इस बात का उसे पछतावा हुआ। इसके अलावा वास्तविकता ने भी उसे झकझोर दिया। वह अहंकारी था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि वह उन जानवरों से मुकाबला कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था। साथ ही ये तथ्य कि वहां मौजूद 10 चीजें 4 पैरों वाले जानवर नहीं बल्कि मानवरूपी थी, उसे और भी बुरा महसूस करा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत अभी भी बहुत कम है। एलिस ने उस जगह जो एहसास उसे दिया वह कोई भ्रम नहीं था, ये वास्तविक था। वह उस समय कमज़ोर था और अभी भी वह उन लोगों के सामने कमज़ोर है जिनके पास वास्तव में ताकत है। कमज़ोरी का वह एहसास, इससे वह परेशान हो गया। वह इस समय कमज़ोर नहीं हो सकता था। वह एक अज्ञात दुनिया में है जहां अज्ञात और अजीब ताकतें हैं। वे भक्षक आखिर थे कौन? लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के बावजूद उसे अभी भी नहीं पता। वे एक अजीब जाति हैं जो किसी भी समय उसकी शक्ति छीन सकती हैं, इसलिए उसे सावधानी से चलना होगा और उनसे लड़ने के लिए मजबूत होना होगा। समस्या ये थी कि वह मजबूत नहीं था। इस खतरनाक जगह पर वह सुरक्षित था। वह कमज़ोर था। अगर वह अभी शार्लोट से टकरा जाता तो वह उसकी रक्षा नहीं कर पाता, और इससे उसे और भी बुरा महसूस हुआ। फिर भी यह एहसास होना कि जब वे मानव जैसे प्राणी उसे मार रहे थे तब वह सुरक्षित था, बुरा नहीं था, और वह ये बात जानता था। मुझे अपना दृढ़ संकल्प और शक्ति बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कल मेरी पहली परीक्षा है, उसने सोचा और अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींच लीं। एक क्षण बाद वह मुस्कुराया। ठीक है, अब सोने का समय हो गया है, उसने सोचा और सो गया। ... 2 व्यक्ति पहाड़ों के बीच इकट्ठे हुए थे, एक दूसरे के सामने घुटने टेके हुए थे। गांव में लड़ाई तो सफल रही, लेकिन मेरे सभी बच्चे मर गए। अब क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा साथी उन 2 बच्चों के हाथों मारा गया? जो बैठा हुआ था उसने पूछा। उसके चेंसॉ जैसे दांत उसे एक भक्षक के रूप में पहचानते थे। इसके अलावा वह शक्तिशाली भी दिखता था। घुटनों के बल बैठे व्यक्ति ने जवाब में सिर हिलाया। ये सही है नेताजी। उसने दूर से एक अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी तलवार से उसे मार डाला, उसने जवाब दिया। बैठे हुए भक्षक ने थोड़ा सिर हिलाया और विचारमग्न दिखाई दिया। क्या उपद्रव है? ये वही है जिसने बर्फीली शक्ति से पिशाच को निगलने की कोशिश की थी। मुझे कुछ नहीं मिला। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? उसने सोचा और फिर सिर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। चलो वापस चलते हैं, हम जल्द ही एक बड़ा कदम उठाएंगे, आप फिर से भाग लेंगे। नेता ने अपने हाथ में एक छोटी सी पुस्तिका देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वहां 2 मानव जैसे चेहरे थे, 2 पिशाचों के जिन पर उनके नाम छपे थे और नीचे एक शब्द लिखा था, उन्हें मार डालो। वह मुस्कुराया और पिशाच अकादमी क्षेत्र की ओर देखने के बाद वह अपने अधीनस्थ के साथ इस स्थान से चला गया, हमेशा की तरह अत्यंत शांति में, जहां केवल कभी कभी जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। ... अगले दिन सार्थक जल्दी उठा, तैयार हुआ और जल्दी जल्दी नाश्ता करके बाहर निकल गया। आज का परीक्षण उनका पहला परीक्षण था और उनका लक्ष्य नियंत्रण परीक्षणों के अंतर्गत उच्चतम संभव स्तर तक पहुंचना था। वह सर्वोच्च संभव रैंक हासिल करना चाहता है। ये परीक्षण प्रोविंग ग्राउंड के दूसरे भाग में आयोजित किए जाते हैं और कई शिक्षक मौजूद होते हैं। प्रोफेसर रीगन भी वहां थे। उसकी कक्षा के कुछ छात्र आ चुके थे और जल्द ही और भी छात्र आने लगे। सभी कक्षाओं के कई छात्र पास पास खड़े होकर बातचीत का इंतजार कर रहे थे। सार्थक चुपचाप किनारे पर इंतजार कर रहा था। अंततः सभी लोग आ गए और परीक्षण का समय आ गया। प्रोफेसर रीगन ने जब अपने सभी छात्रों को देखा और उनके सामने खड़े हुए तो उन्होंने सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम नियम जानते हो। अगर तुम मेरी कक्षा में रहना चाहते हो तो वहाँ जाओ और खुद को साबित करो। अगर नहीं तो सीधे आत्मसमर्पण करो और शिक्षकों का समय बर्बाद मत करो, उसने दृढ़ता से कहा। उनके ये कहने के कुछ ही सेकंड बाद निदेशक बाहर आए और परीक्षण शुरू होने की घोषणा की। अध्याय 12, अंततः असली परीक्षा। प्रत्येक कमरे का निरीक्षण प्रबंधकों में से एक द्वारा किया गया और वे एक ही प्रोविंग ग्राउंड के भीतर अलग अलग स्थानों पर थे। इस जगह पर किस नियंत्रण का परीक्षण किया जा रहा है? दरअसल ये किसी व्यक्ति की लड़ाई के समय अपनी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता से अधिक कुछ नहीं है, इसलिए इसके लिए प्रोविंग ग्राउंड से बेहतर कुछ नहीं है। अंतर यह है कि इन परीक्षणों में शिक्षक और निर्देशक प्रत्येक प्रतिभागी का निरीक्षण करेंगे, हालांकि वे ये निर्धारित नहीं करेंगे कि उन्हें किस रैंक पर रखा जाएगा, क्योंकि यह स्वचालित है।
परीक्षा के समय प्रवेश पाने वाले प्रथम 10 विद्यार्थियों को उस कक्षा से चुना गया जहां सार्थक पढ़ता है। वह उनमें से नहीं था, इसलिए उसे प्रतीक्षा करने के लिए एक तरफ हटना पड़ा। जब वह इंतजार कर रहा था तो एक लड़की, जिसे उसने कई दिनों से नहीं देखा था, मुस्कुराते हुए उसके पास आई। वह थोड़ी परेशान दिख रही थी और उसके चेहरे पर काले घेरे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। युवा लॉर्ड सार्थक, बहुत दिनों बाद मिले, मिस मूर ने उनके पास बैठते हुए कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा। सार्थक उसे देखकर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाकर हाँ कर दी। मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा है। क्या तुम ठीक हो, मिस मूर? उसने पूछा और उसने हल्की आह भरते हुए सिर हिलाया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि वह घबराई हुई थी। उद्धरण चिन्ह ... मैं अपना नियंत्रण सुधारने की कोशिश में व्यस्त रही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसके पूछे बिना ही वह अपने बारे में कुछ बातें बताने लगी। दरअसल मैं अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में बहुत खराब हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, और जब प्रोफेसर रीगन ने हमें बताया कि हम इसे इतनी अच्छी जगह पर प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो मैं दिन रात इस पर काम कर रही हूँ। लेकिन, उसने कहा और अपना सिर हिलाया। यद्यपि उसने बहुत प्रयास किया था, फिर भी उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह था। उसे इन परीक्षाओं में रैंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, और इसलिए उसने पूरे सप्ताह खुद को नींद से वंचित रखने तक काम किया। वह प्रेरित थी और उसे लगा कि वह सफल हो सकती है, लेकिन वह ये भी नहीं जानती कि ये परीक्षाएं किस प्रकार की होती हैं। वह जानती है कि इन्हें पूरा करना चुनौतीपूर्ण है, जिससे वह असहज हो जाती है। सार्थक मुस्कुराया, तो इसीलिए मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा था, उसने सोचा और उसकी पीठ थपथपाई। वह आश्चर्यचकित हुई और संदेह भरी नज़रों से उसकी ओर देखने लगी। चिंता मत करो, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगी तो तुम ये कर सकती हो। मुझे नहीं पता कि मैं पास हो पाऊंगी या नहीं, लेकिन अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो कम से कम मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी ताकि मुझे इसका पछतावा न हो, उसने कहा, और वह, हालांकि वह आश्चर्यचकित थी, मुस्कुराए। ये सच है, ये सच है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, सार्थक के शब्दों का अर्थ समझते हुए। इसलिए उसने तुरंत उसके सामने झुककर कहा, धन्यवाद, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, उसने कहा, और सार्थक ने सिर हिला दिया, हालांकि वह उसके उत्साह से थोड़ा चकित था। वह एक कोमल छोटी लड़की की तरह लग रही थी। उसे यह बताने के बाद उसकी उत्तेजना खत्म हो गई, लेकिन उसने जमीन की ओर देखते हुए उसे तिरछी नज़र से देखा। अरे, अगर हम परीक्षण पास कर लेते हैं तो क्या हम टीम बना सकते हैं? मैंने सुना है कि हमें कभी कभी असली जानवरों का शिकार करने के लिए भेजा जाएगा। शायद मैं बहुत मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मैं उपयोगी हो सकती हूँ, और एक टीम के रूप में जाना बेहतर है। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? उसने अपनी उंगलियों से छेड़छाड़ करते हुए पूछा। सार्थक का जवाब सुनने के लिए थोड़ा घबराई हुई थी। सार्थक ने उसे संदेह से देखा। जानवरों का शिकार करना, वास्तविक प्रशिक्षण के लिए यह बहुत अच्छी बात है, साथ ही इससे मुझे काफ़ी पैसे भी मिलेंगे, सार्थक ने सोचा। इसके अलावा वह अच्छी तरह से जानता है कि एक टीम के रूप में शिकार करना सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है जो आप अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। पृथ्वी पर एक पूर्व उच्च स्तरीय शिकारी के रूप में वह शिकार की अवधारणाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता है, खासकर अगर यह समान ताकत वाले व्यक्ति के साथ हो। तो वह मुस्कुराया। बेशक मिस मूर, अगर आप चाहें तो हम टेस्ट पास करने के बाद टीम बना सकते हैं, उसने जवाब दिया। वह फिर से उसकी बात सुनकर उत्साहित हो गई और अपनी आवाज़ ऊंची किए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, चलो परीक्षा पास करने की पूरी कोशिश करते हैं, उसने खुश होकर कहा। फिर उसने देखा कि उसने अपनी आवाज़ ऊंची कर दी थी और उपस्थित लोगों का थोड़ा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया। सार्थक उसके कोमल हाव भाव पर मुस्कुराया और समय बीतता गया। 10-10 करके उपस्थित छात्र आए और चले गए। सभी छात्रों में से अधिकांश परीक्षा में असफल हो गए। कई छात्र निराश दिखे, जिससे पता चला कि उन्होंने बहुत प्रयास किया था लेकिन असफल रहे। इन छात्रों ने बी रैंक हासिल की थी और उन्हें विश्वास था कि अगर उन्हें कुछ और दिन दिए जाएं तो वे ए रैंक हासिल कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि परीक्षाएं एक दिन में ही निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वालों के लिए इतने ही दिन आवश्यक होते हैं। अगर किसी को पास होने के लिए इससे ज़्यादा समय चाहिए तो वह परीक्षा देने के योग्य नहीं है। यही कारण है कि पछतावे के लिए कोई जगह नहीं थी, और जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पर्याप्त प्रयास नहीं किया। इसी तरह कई अन्य लोग किसी भी अन्य कक्षा के लिए संभव न्यूनतम अंक प्राप्त करने के बाद मुस्कुराते हुए और निश्चिंत होकर बाहर निकले। उन्हें इस क्लास में होने की चिंता नहीं थी। इन सभी ने कोई प्रयास भी नहीं किया और बस प्रोफेसर रीगन के पैसे का फायदा उठाया जो प्रोविंग ग्राउंड्स में उन्हें जो चाहिए था उसे प्रशिक्षित करने में खर्च किया गया था। यही वजह है कि वे अंत में इधर उधर घूम रहे थे। इसी तरह उन्होंने अन्य कक्षाओं में भी बदलाव की व्यवस्था कर ली थी। वे चिंतित नहीं थे। प्रोफेसर रीगन ने ऐसे लोगों की तरफ एक बार भी नहीं देखा।
उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं थी, उनका लक्ष्य ऐसे बेकार लोगों को अपने पास रखना नहीं था। उनका लक्ष्य उन कुछ लोगों को अपने साथ बनाए रखना था जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। अब तक प्रवेश पाने वाले सभी लोगों में से 7 लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 6 छात्र रैंक ए में थे और एक छात्र रैंक एस में था, जो कक्षा में एकमात्र छात्र था। वहां उपस्थित अनेक लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें एस रैंक, जो कि अधिकतम स्वीकृत रैंक है, प्राप्त करना प्रशंसा से भी अधिक योग्य था। यहाँ तक कि प्रोफेसर रीगन भी आश्चर्यचकित थे, हालांकि अपने परिवार को उत्कृष्ट मानते हुए वे समझ सकते थे। फिर अंततः ये 10 सदस्यों की अंतिम टीम थी, जिसमें सार्थक और मिस मूर भी थे। वे दोनों साथ साथ अंदर चले गए। एक साथ अपने अपने परीक्षण मैदान में प्रवेश करें। आपको एक आवाज़ सुनाई देगी जो आपको नियम बताएगी। शुभकामनाएं, एक शिक्षक ने उन्हें ये निर्देश देते हुए कहा। सभी छात्रों ने सिर हिलाया और अंदर चले गए। सार्थक ने जल्द ही खुद को फिर से परीक्षण के मैदान में पाया। इस बार वहां कोई पहाड़ नहीं था, बस एक अपेक्षाकृत बड़ा खुला मैदान था। और जल्द ही एक आवाज़ उसके पास आई। नियंत्रण परीक्षण काफ़ी सरल है। प्रत्येक दौर में 5 जानवर दिखाई देंगे। आपको निर्धारित मात्रा में शक्ति का उपयोग करके उन्हें मारना होगा। रैंक सी के लिए आपको प्रत्येक हमले या बचाव में 100 वैम्पायर पावर का उपयोग करके पहले 5 जानवरों को मारना होगा। रैंक बी के लिए आपको पहले वेव में रैंक सी के समान ही करना होगा, लेकिन दूसरे और तीसरे वेव में आपको 500 पावर का उपयोग करना होगा। रैंक ए, सी और बी की संबंधित वेव में बिल्कुल समान है, लेकिन आपको अगली 2 वेव को मारने के लिए 1000 पावर का उपयोग करना होगा। अंत में रैंक एस के लिए केवल एक आवश्यकता है। बचाव में 1000 पावर और हमले में अपनी सारी पावर का उपयोग करके दिखाई देने वाले जानवर की हत्या करें। जब उन्होंने ये कहना समाप्त किया तो जानवरों ने ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। छात्रों को जानकारी को समझने का समय नहीं दिया गया और उन्हें एक साथ 5 जानवरों के खिलाफ लड़ाई में उतार दिया गया। सार्थक ये देखकर मुस्कुराया। यह आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वह इस बात को लेकर चिंतित था, लेकिन उसने अभी जो सुना था, हे, ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक आसान होगा, उसने सोचा। अध्याय 13, अपनी ताकत का परीक्षण। पहले 5 जानवर जिन्हें उसे 100 शक्ति से मारना था, वे 500 शक्ति वाले बमुश्किल छोटे जानवर थे। इसके अलावा वे सबसे बुनियादी थे और उनमें सबसे अधिक कमजोरियां थीं। इसलिए सार्थक बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराया और उन पर झपटा, तथा जो भी पहला व्यक्ति उसके सामने आया उसे जोरदार झटका दिया। प्रभाव से जानवर उड़ गया और वह दर्जनों मीटर तक लुढ़कता हुआ नीचे गिरा, लेकिन सार्थक ने बिना समय बर्बाद किए पास में मौजूद दूसरे जानवर पर सीधा हमला कर दिया। यद्यपि उसके हमलों में केवल 100 पिशाच शक्ति थी, फिर भी वह इन जानवरों की महान कमजोरियों के कारण कुछ ही सेकंड में उन सभी को मार सकता था। इसके तुरंत बाद 5 जानवर फिर से प्रकट हुए। सार्थक ने उनकी ओर देखा और पाया कि उनमें मुश्किल से 1000 शक्ति थी, इसलिए वह मुस्कुराया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, जो अत्यंत शुद्ध और लाल पिशाच ऊर्जा से घिर गई, जिससे उसकी ताकत बढ़ गई। वह हवा में जोर से उछला और बीच में खड़े जानवर को जोरदार झटका दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। ये जानवर एक और वार भी नहीं झेल सका, ये तुरंत गायब हो गया और सार्थक इसे जल्दी से खत्म करना चाहता था, इसलिए दूसरे पर कूद पड़ा। इन बुनियादी जानवरों के खिलाफ 500 शक्ति का उपयोग करने से स्थिति पिछली स्थिति से अलग नहीं होगी, इसलिए लड़ाई कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। तीसरी लहर आने में कुछ समय लगा, लेकिन जानवरों की शक्ति केवल 1500 थी। ये थोड़ा दयनीय है, लेकिन खैर, ऐसा लगता है कि मैं खुद को भी कम आंक रहा हूं, उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, क्योंकि वह इन जानवरों से लड़ रहा था। उसकी शक्ति 3000 तक बढ़ गई थी, लेकिन इसका क्या मतलब है, उसे नहीं पता, और इसीलिए उसने कल खुद को चुनौती देने की कोशिश की। हालांकि उसे लगा कि वह आसानी से जीत सकता है, लेकिन उसने ये भी जांचने के लिए ऐसा किया कि उसकी शक्ति कितनी ऊंची है। फिर भी उसे अभी भी यह बात समझ में नहीं आई है। इस जगह के जानवर जब उसे मारते हैं तो उसे कोई उपलब्धि का एहसास नहीं होता। वे सिर्फ आभासी जानवर हैं और यही बात उसे परेशान करती है। यही कारण है कि उनकी तीसरी लहर ने प्रत्यक्ष हमलों के साथ पिछली लहरों की तुलना में इसे और भी तेजी से समाप्त कर दिया। ये पर्याप्त नहीं है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी वर्तमान शक्ति कितनी अधिक है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी भी एलिस के शरीर से निकलने वाली शक्ति से भयभीत हो जाऊं? उसने सोचा। वह पता लगाना चाहता था, लेकिन अभी उसे ऐसा ही करना था। ठीक उसी समय परीक्षण स्थल के बाहर कुछ शिक्षक सार्थक की गति देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अरे, वह बच्चा कमाल का है। उसने कुछ ही सेकंड में पहली 3 लहरों को पार कर लिया। प्रोफेसर रीगन, ऐसा लगता है कि आपको आखिरकार एक अच्छा बीज मिल गया है। यह उस श्वेत बच्चे से भी तेज है, एक निर्देशक ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रोफेसर रीगन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अभी भी सार्थक को कम आंका था। हा, ये बच्चा सप्ताह के प्रत्येक दिन मुझे अधिक से अधिक बैच दे रहा था।
वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, ऐसा लगता है कि वह एस रैंक प्राप्त करने में सक्षम होगा। रीगन ने उत्तर दिया और निर्देशकों ने सिर हिलाया। लेकिन वह बहुत संतुष्ट नहीं दिखते, क्या ऐसा हो सकता है कि वह इसे और तेजी से करना चाहते हों? एक अन्य निदेशक ने संदेहपूर्वक पूछा। रीगन कूपर ने इस बात पर ध्यान दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। गति काफ़ी अच्छी थी, इसके बजाय उन्होंने महसूस किया कि सार्थक उसी अवस्था से गुजर रहा है जिससे वह युवावस्था में गुजरा था। उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ी है कि उसे इसका एहसास ही नहीं है, जिससे वह असुरक्षित महसूस कर रहा है। लगता है कि इस लड़के के दिमाग में चिंताएं हैं जो उसे मजबूत बनने के लिए प्रेरित करती हैं। उसने सोचा और यह एहसास होने पर मुस्कुराया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इन नकली प्रतिद्वंद्वियों का सामना करके मजबूत बनना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसे वास्तव में खतरनाक जगहों पर प्रशिक्षित करना बेहतर है। उसने सोचा और उसके दिमाग में योजनाएं स्पष्ट हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वह इस लड़के को पढ़ाने का सही तरीका देख सकता था। सार्थक ने ए रैंक की लड़ाई समाप्त कर ली थी और एस रैंक मैच शुरू करने वाला था जब वह ऐसा सोच रहा था। इसलिए उसने अपने बगल वाले कमरे को नियंत्रित करने वाले निर्देशक की ओर देखा। क्या आप उसे कोई कठिन प्रतिद्वंद्वी दे सकते हैं? बाकी सभी से कठिन। अगर वह विफल हो जाता है तो उसे बताने की जिम्मेदारी मेरी होगी, उसने कहा, और निर्देशक ने उसे आश्चर्य से देखा। फिर भी उन्हें प्रोफेसर रीगन के इरादे का एहसास हो गया, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और ऐसा ही किया। फिर रीगन कूपर मुस्कुराए। यह एक ऐसा मैच है जिसे वह निश्चित रूप से देखना चाहता है। उसे नहीं पता कि इन परीक्षणों में ऊब जाने की उसकी मानसिकता उसे कोई गलती करने और एस रैंक न पाने का कारण बनेगी, या क्या वह इसे आसानी से प्राप्त कर लेगा, या शायद वह इस नए प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी सीमा पा लेगा। जो भी हो, वह आनंद ले रहा था। सार्थक ऊब गया था। कुछ देर पहले ही एक शिक्षक ने उससे एस रैंक टेस्ट शुरू होने के बारे में कुछ कहा था, लेकिन उसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं। सार्थक ने सोचा, यहाँ बंद होकर अपनी शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा वास्तविक काल्पनिक दुनिया का आनंद लेने के लिए बाहर जाकर विभिन्न जानवरों का शिकार करना बेहतर है। तभी मानव रूप में एक जानवर उसके सामने प्रकट हुआ। ये बहुत बढ़िया था, इसलिए वह आश्चर्यचकित हो गया और उसे ऊपर देखना पड़ा। एक विशालकाय, उसने आश्चर्य से सोचा। ये लगभग 3 मीटर लंबा था, लेकिन जिस कारण से उन्होंने इसे ऐसा कहा वह इसकी ऊंचाई नहीं थी, बल्कि इसकी मांसलता और ये तथ्य था कि वह इस नस्ल को जानते थे। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ वास्तव में ऐसे दिग्गज होंगे, उसने मन ही मन खुद से कहा। जब वह पृथ्वी पर था तो उसने इन दिग्गजों से लड़ाई की थी, इसलिए इस स्थान पर कुछ परिचित चीज़ देखकर उसे खुशी हुई। लेकिन इससे उनमें इससे लड़ने की इच्छा भी जागृत हुई। इसके अलावा ये तथ्य कि उसमें उससे 500 गुना अधिक शक्ति थी, उसे उससे लड़ने के लिए और भी अधिक उत्साहित कर दिया। यह उन जानवरों के स्तर का जानवर था जो उसे कठिन समय देते थे, लेकिन विशालकाय नस्ल का होने के कारण स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली शरीर होने का लाभ भी था। इसके लिए वह मुस्कुराया। उसने दोनों मुट्ठियां कस लीं और दोनों भुजाओं में एक पिशाच जैसी शक्ति जाग उठी। ऊर्जा के विस्फोट से वह दानव युद्ध की मुद्रा में आ गया और उसने तुरंत उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ये तो बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। वह बिना कुछ सोचे समझे उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए झपटा, लेकिन उस दैत्य ने भी जवाब में बराबर का मुक्का मारा। इस टक्कर से विशालकाय व्यक्ति कुछ कदम पीछे हट गया, जबकि सार्थक उसे जोर से धक्का देने में सफल रहा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, सार्थक ने फिर से उसके खिलाफ खुद को आगे बढ़ाया और उसे अचंभित कर दिया। उसके पेट पर एक झटका मारा, जिसके बाद कई और वार किए, जिससे वह और भी पीछे धकेल दिया गया। ये देखकर वह पुनः उछला और कुछ ही देर बाद हवा में उछलकर उसके चेहरे पर जोरदार वार किया, जिससे वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी विशाल ने उस क्षण का फायदा उठाकर एक मुक्का मारा, जिससे सार्थक को अपना बचाव करना पड़ा। तारांकन बूम। विशालकाय की ताकत और सार्थक की सुरक्षात्मक शक्ति के कारण हुए विस्फोट ने उसे कई मीटर पीछे की ओर उड़ा दिया, जब तक कि वह रुक नहीं गया। ओह, जैसी कि उम्मीद थी, उसमें बहुत ताकत है, उसने सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसकी सुरक्षा शक्ति एक ही हमले से लगभग खत्म हो गई थी। वह मुस्कुराया और आगे देखा, लेकिन उसे कहीं भी विशालकाय व्यक्ति नहीं दिखा। तभी उसे ऊपर से खतरे का आभास हुआ और वह चौंककर ऊपर देखने लगा। वह इतना तेज कैसे है? ये देखकर उसने सोचा कि वह आदमी उसके बहुत करीब था और उसे मारने ही वाला था। उसने तुरंत अपने बचाव के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। बुआग! इस झटके ने उसे जोर से पीछे की ओर धकेल दिया और उसके आंतरिक अंगों में थोड़ी हलचल हुई, जिससे कुछ क्षण के लिए उसकी सांस रुक गई। फिर भी जब उसने देखा कि विशालकाय व्यक्ति उसका पीछा करना जारी रखे हुए है, तो उसने तुरंत अपने आप को संभाला और रुकने के लिए अपने पैर जमीन पर रख दिए। फिर उसने उस विशालकाय व्यक्ति के भूसे से बचने के लिए ऊंची छलांग लगाई और उसे जमीन पर पटक दिया। सार्थक ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली तथा हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस विशालकाय व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ा, जिससे उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार हुआ।
यह विशालकाय प्राणी उतना फुर्तीला नहीं है जितना वह दिखाई देता है, इसलिए वह घूम नहीं सकता और केवल बल प्रयोग द्वारा ही सीधे जमीन पर गिर सकता है। फिर भी यह कोई जानवर या जीवित चीज नहीं है, ये वास्तव में दर्द महसूस नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपनी कोहनी को जोर से घुमाया और सार्थक को मारने की कोशिश की, लेकिन सार्थक ने अपना बायां हाथ उठाकर उसके हमले को रोक लिया। इसके बाद उसने उस दैत्य की पीठ पर प्रहार करना जारी रखा, जिससे वह दहाड़ने लगा और तेजी से आगे बढ़कर उसे नीचे गिरा दिया। सार्थक उससे दूर कूद गया और मुस्कुराया। अरे चलो उस हमले को आजमाते हैं जिसके बारे में मैं सोच रहा था। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, सार्थक ने सोचा। उसने अपनी सारी शक्ति अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा कर ली, जिससे उसकी मांसपेशियां थोड़ी सख्त और खुरदरी दिखने लगीं। वे थोड़ी बड़ी हो गईं, जबकि नसें और भी ज्यादा दिखाई देने लगीं। उसकी उभरी हुई मांसपेशियां उसके पहने हुए कपड़ों को थोड़ा फाड़ रही थीं। फिर वह मुस्कुराया। उसने अपने सामने खड़े विशालकाय व्यक्ति को देखा और तेज गति से भाग गया। उससे कुछ ही समय पहले पहुंचकर बिना सोचे समझे उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और उस दैत्य के पेट पर जोरदार वार किया। जब वह अभी भी ठीक हो रहा था तो उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उस पर इस तरह से हमला करेगा, इसलिए वह अपना बचाव नहीं कर सका। फिर भी मुट्ठी उस पर वार करने से कुछ सेंटीमीटर पहले ही रुक गई, जबकि सार्थक में मौजूद सारी पिशाच शक्ति तोप की तरह उस विशालकाय के पेट की ओर निकल गई। प्रभाव बहुत जबरदस्त था तथा विस्फोट से विशालकाय का शरीर कुछ ही मिलीसेकंड में बिखर गया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। अध्याय 14 अनोखा पिशाचवाद। उस दिन से जब उसने एलिस को अपनी शक्ति से उस तलवार को घुमाते देखा, वह सोचने लगा, पिशाच शक्ति क्या है? यह मन के काफी समान है, लेकिन यह मन के समान नहीं है। इसमें कई अंतर हैं, और यह कि यह सेवन किए गए रक्त से बना है या स्वयं वैम्पायरिज्म से बना है, यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। मन किसी अन्य वस्तु से नहीं बनता, बल्कि विश्व में विद्यमान उसी मन से बनता है, जिसे प्रायः विश्व ऊर्जा भी कहा जाता है। तो आखिर पिशाच शक्ति क्या है? क्या ये पिशाच मन है? संभवतः वह इस बारे में सोचता रहता है और फिर भी उसे इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाता। फिर भी उस प्रश्न की बदौलत वह एक और प्रश्न तक पहुंच गया जो उसके लिए बहुत उपयोगी था, मैं पिशाच शक्ति से क्या कर सकता हूं? उनका जवाब है कि तकनीकी रूप से उन्हें सब कुछ करने में सक्षम होना चाहिए। ये तथ्य कि यह विश्व की ऊर्जा जैसे कि मन से नहीं बल्कि रक्त से आता है, इसे अधिक बहुमुखी बनाता है। इसीलिए उसने खुद से पूछा, क्या मैं पिशाच शक्ति के कारण जादू कर सकता हूं? और उसका जवाब, इसकी अभी पुष्टि हुई है। इस पर वह मुस्कुराए। शायद पिशाच शक्ति से काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वह जो कुछ भी कल्पना कर सकता है उसे बनाना संभव होना चाहिए। बस इसके लिए अविश्वसनीय रूप से उच्च नियंत्रण और जबरदस्त शक्ति की आवश्यकता होती है। इससे यह उनके हाथों में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके लिए एक शीर्ष स्तरीय हत्यारे के रूप में अपनी आधारभूत शक्ति से कुछ भी करने में सक्षम होना एक सुंदर आशीर्वाद है, जिसके लिए उसे आभारी होना चाहिए। हालांकि हमले की शक्ति काफी हद तक पिशाच शक्ति से प्रभावित होती है, लेकिन एक आश्चर्यजनक हमले या लड़ाई शैली के लिए यह एकदम सही लगेगा। उसने सोचा जब उसने सुना कि उसने परीक्षण समाप्त कर लिया है। ये परीक्षण अपेक्षाकृत आसान है, इतने सारे परीक्षण क्यों विफल हो रहे हैं? हालांकि मेरा शरीर भी थोड़ा अलग लगता है, और मैं उन भक्षक जानवरों का खून क्यों पी सकता हूं? सार्थक ने सोचा, उस पल का इंतजार करते हुए जब उसे यहां से जाने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने इस दुनिया के बारे में और अधिक जानने तथा विभिन्न जातियों की शक्तियों आदि के बारे में जानने के लिए अकादमी के पुस्तकालय में कई दिन शोध में बिताए। उनके शोध से पता चला कि वे जीवित हैं क्योंकि उनका शरीर विशिष्ट है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो वह कुछ दिन पहले ही फट गया होता। अब सच तो यह था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके शरीर में क्या खास बात है। फिर भी कुछ और बात थी जो पिछले कुछ समय से उन्हें परेशान कर रही थी। उसकी पिशाचवाद। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि अब तक उसने इस बात पर ध्यान न दिया हो, लेकिन उसकी यह विशेष योग्यता उन सभी में नहीं होती। उनके शोध के अनुसार सभी वैम्पायरिज्म एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, और समान प्रशिक्षण और परिस्थितियों में शक्ति में वृद्धि एक जैसी ही होती है। इसका कोई दूसरा संस्करण या ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर उसका डिट्रिच वैम्पिरिज्म कहाँ से आया? स्पष्ट रूप से ये वास्तविक वैम्पिरिज्म का एक उन्नत संस्करण है, लेकिन यह उतना सरल नहीं है जितना उसने पहले सोचा था। वास्तव में इसे महसूस किए बिना उसके शरीर में यह वैम्पायरवाद अलग तरह से कार्य करता है और स्थायी रूप से सक्रिय रहता है। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह ग्रे की सलाह का पालन कर रहा था, लेकिन गहन प्रशिक्षण के इस सप्ताह के दौरान वह बता सकता था कि भले ही वह इसे अपने आप सक्रिय न करे, लेकिन ये क्षमता हमेशा सक्रिय रहेगी। हालांकि यह ऐसा नहीं लग सकता है, लेकिन यह आश्चर्यजनक है। यह उसे अपने दिमाग के एक हिस्से को वैम्पायरिज्म को सक्रिय करने के लिए प्रशिक्षित किए बिना बहुत अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अन्य लोगों के मामले में ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसका शरीर या उसकी पिशाचिनी अद्वितीय है।
और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि किताबों के अनुसार वैम्पायरवाद कभी भी उस नस्ल के खून को संसाधित नहीं कर सकता जो पिशाचों के साथ संगत नहीं है। भक्षण करने वाले जानवर जो विकसित नहीं हुए हैं वे उस नस्ल का उदाहरण है जो उनके साथ असंगत है। लेकिन अपनी वैम्पायरिज्म के कारण वह न केवल उस रक्त को संसाधित करने में सक्षम था बल्कि वृद्धि भी अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण थी। और उस समय उसे जो आक्रमण शक्ति प्राप्त हुई वह क्षण भर के लिए थी। अगर जानवरों का उन्माद न होता तो क्या होता, लेकिन एक पिशाच ऐसी क्षमता को कैसे सक्रिय कर सकता था जो केवल भक्षण करने वाले जानवर ही सक्रिय कर सकते थे। सार्थक को अभी भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन किसी कारणवश उसे यह सामान्य लग रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। आखिरकार मुझे एक अजीब लेकिन दिलचस्प शरीर में पुनर्जन्म मिला है, सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा। कई सालों से उसे चीजों की खोज करने की चिंता नहीं थी। उन क्षणों में वह अंततः इस स्थान को छोड़ने में सक्षम हुआ। बाहर एक सुंदर महिला जो अभी अभी बाहर आई थी सार्थक का चेहरा देखने लगी और जैसे ही उसने उसे देखा वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ी। सार्थक, मुझे रैंक ए मिला है, उसने कहा। उसके चेहरे पर खुशी स्पष्ट थी और जब वह दौड़कर उसके पास आई तो उसका चेहरा काफी प्यारा और प्यारा लग रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, देखा, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगी तो तुम्हें ये जरूर मिलेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसने सिर हिला दिया। आपका क्या हाल है, आपको कौन सी रैंक मिली है, उसने उत्साह से पूछा। लेकिन सार्थक के जवाब देने से पहले ही निदेशक और प्रोफेसर रीगन वहां आ गए, जिससे इस समूह का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। अब हम इस समूह के रैंक की घोषणा करेंगे। रैंक बी में 4, रैंक सी में 3, रैंक ए में 2 और रैंक एस में 1 था। रैंक बी और सी में जो लोग प्रोफेसर रीगन की परीक्षा में पास नहीं हुए उन्हें याद रखना चाहिए कि आपके पास अन्य कक्षाएं उपलब्ध हैं, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और कभी कभी दृश्यों का परिवर्तन बेहतर होता है। निदेशकों में से एक ने कहा। मैथ्यू डिट्रिच, इसला मूर, ओलिवर टनर, आगे आओ, बाकी लोग जा सकते हैं, निर्देशक ने कहा। जब इसला को पता चला कि सार्थक भी पास हो गया है तो वह खुश हो गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने कौन सी रैंक हासिल की है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। चूंकि वे दोनों पास हो गए थे तो वे टीम बनाकर एक साथ शिकार पर जा सकते थे। इसलिए वह बहुत उत्साहित हुई और जल्द ही बाकी लोग चले गए और केवल वे 3 ही बचे। निदेशकों में से एक ने उनमें से प्रत्येक के पास जाकर उन्हें अपना बैज दे दिया। इसला ये देखकर हैरान रह गई कि एस रैंक पाने वाला सार्थक था और वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। एस रैंक? क्या वह इतना शक्तिशाली है? उसने आश्चर्य से सोचा। स्वाभाविक रूप से वह उसके लिए खुश थी। इन परीक्षणों में रैंक एस सबसे ऊंचा है और इसका मतलब ये भी है कि वे उसे मजबूत बनने के लिए अधिक संसाधन देंगे, लेकिन सदमे ने उसे अपने शब्दों को व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी। और प्रोफेसर रीगन ने जैसे ही अपनी कक्षा में सभी को आते देखा वे बोलने लगे। इनकी संख्या केवल 10 थी, जिनमें से 8 ए रैंक में तथा 2 एस रैंक में थे। बाकी छात्र जो परीक्षा में पास नहीं हुए थे उन्होंने जाने से पहले उनके शब्दों का इंतजार भी नहीं किया। फिर भी वे महत्वपूर्ण नहीं थे। रीगन कूपर के लिए उनके सामने मौजूद ये 10 छात्र उन 40 छात्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण थे जो चले गए। आखिरकार 50 बेकार राक्षसों की अपेक्षा 10 राक्षस होना बेहतर है। तुम्हें मेरी बधाई, तुमने परीक्षा पास कर ली है और रहने का फैसला किया है, इससे मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब मैं तुम्हें सब बता दूंगा कि अब से तुम मेरी देखभाल में रहोगे और मैं चाहता हूं कि तुम सभी 10 पिशाच दुनिया में असली राक्षस बनो, इसलिए हर महीने मैं तुम्हें उच्च मूल्य वाले संसाधन प्रदान करूंगा, उसने कहा। वह जानता था कि अब ये कहने से इन छात्रों का प्रशिक्षण और बेहतर ग्रेड प्राप्त करने के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और शायद अगर उसने ये पहले कहा होता तो उसके पास और भी छात्र होते। फिर भी यह उनका लक्ष्य नहीं था। फिर उसने अपने सामने खड़े 2 लोगों की ओर देखा। अब से तुम दोनों क्लास लीडर होगे, एस रैंक के तौर पर मैं तुमसे बहुत उम्मीद करता हूं, उसने कहा और फिर कुछ रक्त बैग निकाले और उन्हें प्रत्येक को पुरस्कार स्वरूप दे दिया। वे सभी आभारी दिख रहे थे क्योंकि यह ऐसी चीज थी जो उन्हें अन्य कक्षाओं में नहीं मिलती। उन्हें अच्छा लगा कि उन्होंने प्रोफेसर रीगन के साथ उस परीक्षा को पास करने की कोशिश की थी। तुम दोनों मेरे साथ आओ, बाकी लोग वापस जा सकते हैं, कक्षाएं कल से शुरू होंगी, प्रोफेसर रीगन ने कहा और दोनों एस रैंकर्स के साथ वापस चले गए। अध्याय 15, कई गांव नष्ट हो गए। प्रोफेसर रीगन के कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने उन्हें एक अलग इनाम दिया। निम्न स्तर के छात्रों के बीच एस रैंक देखना आसान नहीं है, इसलिए आप इसके हकदार हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और उन दोनों ने उन्हें धन्यवाद दिया। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, वह बोला। वे रक्त साथी की तलाश में कैसे आगे बढ़ रहे हैं? प्रोफेसर ने शांतिपूर्वक पूछा। अकादमी के नियमों के अनुसार छात्रों को ब्लड मेट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, इसलिए उन्हें इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी। कैस्पियन व्हाइट, जो एस रैंक हासिल करने वाला दूसरा व्यक्ति था, मुस्कुराया।
प्रोफेसर, मेरे पास पहले से ही एक ब्लड मेट है और हालांकि मैं दूसरों की तलाश कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो है वह काफ़ी मजबूत है। वह पहले से ही फर्स्ट एकेडमी की छात्रा है। उसने जवाब दिया और रीगन कूपर ने उसे देखा, धीरे से सिर हिलाया। अच्छा बेटा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी शक्ति बहुत अधिक है। तो तुम्हें एक उच्च स्तरीय पिशाच से रक्त मिल रहा है। अगर ऐसा है तो दूसरा रक्त साथी ढूंढना तुम्हारी बहुत मदद करेगा। अगर तुम्हारे दूसरे रक्त साथी की शक्ति तुम्हारे जैसी है तो ये बेहतर है, क्योंकि तुम उसे तुम्हें धोखा देने से रोक पाओगे, उसने कहा, और कैस्पियन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। रीगन कूपर ने फिर सार्थक की ओर देखा। तुम्हारे बारे में क्या? क्या वह लड़की जो आज तुम्हारे साथ थी तुम्हारी रक्त संबंधी है? या ये हो सकता है कि तुम इतने भाग्यशाली रहे हो कि मिस एलिस तुम्हारी रक्त संबंधी है? उसने पूछा। सार्थक ने बस थोड़ा नीचे देखा और अपना सिर हिलाया। सार्थक ने जवाब दिया, फिलहाल मेरा कोई रक्त संबंधी नहीं है। प्रोफेसर ने उसे इस तरह देखकर भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाकर इशारा किया। फिर उसने कैस्पियन की ओर देखा। तुम बाहर आ सकते हो, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूं, उसने कहा, और कैस्पियन ने उसकी बात मान ली और कुछ ही देर में वहां से चला गया। फिर प्रोफेसर ने सार्थक के लिए चाय बनाई और उसे बैठने को कहा। आपकी शक्ल सूरत खराब नहीं है और मिस इस्ला में क्षमता और खूबसूरती है, आप उसे अपना खून का साथी क्यों नहीं बना लेते? आप असली जोड़ा तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन बन सकते हैं, उसने कहा। सार्थक थोड़ा मुस्कुराया। उसे किसी भी प्रकार के साथी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि चार्लोट उसके पूरे दिल पर कब्जा कर चुकी है। यदि वह चार्लोट नहीं है तो वह किसी और को नहीं चाहता। मेरी पहले से ही एक पत्नी है, प्रोफेसर रीगन। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने खून के रिश्ते के लिए कोई साथी ढूंढता हूं तो मैं उसे धोखा दे रहा हूं, उसने जवाब दिया, और प्रोफेसर रीगन ने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा। क्या आपकी पत्नी अकादमी में पढ़ती है? उन्होंने पूछा। सार्थक ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, उसने जवाब दिया, जिससे प्रोफेसर को एहसास हुआ कि यह एक संवेदनशील विषय था, इसलिए उन्होंने बात करना बंद कर दिया। शायद उसे खोने का दर्द उसे दूसरी महिलाओं से मिलने से रोकता है, उसने सोचा, इसलिए उसने सिर हिला दिया। ठीक है, हम इस बारे में अब और बात नहीं करेंगे, लेकिन एक शिक्षक के रूप में मैं आपको बता दूं कि खूनी साथी की तलाश करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप वहां से खरीदे जाने वाले खून और असली पिशाच के खून के बीच का अंतर न समझ पाएं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है, उसने कहा, और फिर इस बारे में बात करना बंद कर दिया। उसने सार्थक को कुछ समय तक कई बातें बताईं, जब तक कि सार्थक ने वापस आने का निर्णय नहीं ले लिया। रक्त मित्र है न? मुझे किसी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं है, भले ही वे मुझे बताएं कि मैं अपनी ताकत को और भी बढ़ा सकता हूं। सार्थक ने रात के आसमान की ओर देखते हुए सोचा। उसने प्रोफेसर से बात करते हुए इतने घंटे बिता दिए थे कि अंधेरा होने लगा था। जब सार्थक अपने घर लौटा तो उसे आश्चर्य हुआ कि इस्ला वहां बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने उसे देखा तो वह खिलखिलाकर मुस्कुराई। सार्थक, उसने खुशी से कहा और उसके पास दौड़ी। आपका स्वागत है और बधाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने प्रतिभाशाली होंगे कि इतनी कठिन परीक्षाओं में एस रैंक प्राप्त कर लेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया। लो, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ। ये छोटे केक हैं, मैंने इन्हें खुद बनाया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सार्थक ये सुनकर अचंभित हो गया, लेकिन उसने छोटा डिब्बा पकड़ा और उसे धन्यवाद दिया। क्या तुम अंदर आकर खाना चाहोगी? मेरे पास थोड़ा जूस है, उसने कहा, और उसने बार बार सिर हिलाया। वे दोनों अंदर गए और उसके द्वारा बनाए गए व्यंजन खाने लगे, जो बहुत स्वादिष्ट थे, और रात भर विभिन्न विषयों पर बातें करते रहे जब तक कि सोने का समय नहीं हो गया। अगले दिन उनकी कक्षा में आधिकारिक तौर पर कक्षाएं शुरू हो गईं। सैद्धांतिक शिक्षा से लेकर व्यवहारिक शिक्षा तक प्रोफेसर रीगन अपने शिक्षण में बहुत पेशेवर थे, और केवल 10 की संख्या होने के कारण वे सभी एक दूसरे से बात करने और एक दूसरे से परिचित होने में सक्षम थे। वैसे तो सार्थक हमेशा की तरह काफ़ी बंद रहता था, इसलिए बहुत से लोग उसके पास नहीं आते थे। कैस्पियन वाइट के साथ कभी कभार चैट करने के अलावा वह सिर्फ इस्ला से बात करता था, क्योंकि वे दोनों साथ में अभ्यास करते थे। तो कुछ दिन बीत गए। सार्थक ने जानवरों का शिकार करने के लिए पहाड़ों पर जाने की योजना बनाई। कक्षा में रहना हमेशा उतना ही उबाऊ था जितना उसे याद था। और ठीक उन्हीं दिनों प्रोफेसर रीगन ने सार्थक और कैस्पियन को बुलाया। मैं साफ साफ कहूंगा, आप दोनों को अन्य कक्षाओं के अन्य छात्रों के साथ अकादमी के आसपास के कई गांवों के विनाश की जांच करने के लिए चुना गया था। ये ऐसे गांव हैं जो गरीब तो हैं, लेकिन उनमें पिशाच हैं और विनाश थोड़ा अजीब है। हो सकता है कि आसपास भक्षक हों, उसने कहा, और फिर उन्हें इस प्रशिक्षण के बारे में कई और बातें समझाईं। आप दोनों अपनी टीमों के साथ जा सकते हैं, उसने कहा, और फिर सार्थक की ओर देखा। सार्थक, आपकी टीम में वही लड़की है, क्या आपको एक और की ज़रूरत नहीं है? टीम 3 बेहतर है, उसने कहा, लेकिन सार्थक ने अपना सिर हिला दिया।
कोई बात नहीं प्रोफेसर, मैं इसला के साथ सहज महसूस करता हूँ, इसलिए मेरा समूह फिलहाल केवल उसके साथ रहेगा क्योंकि वह मेरे साथ रह सकती है। उसने जवाब दिया और फिर प्रोफेसर ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, यह संभव है कि ये विनाश भक्षकों द्वारा किया गया हो, उसने कहा। और तभी सार्थक बोल पड़ा, प्रोफेसर, मुझे लगता है कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकता हूँ, उसने कहा, जिससे दोनों उसकी ओर देखने लगे। ओह, क्या तुम्हें कुछ पता है? प्रोफेसर ने पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। सार्थक ने कहा, जब मैं अकादमी जा रहा था तो एलिस और मुझे एक ऐसा गांव मिला जिस पर भक्षक जानवरों ने हमला किया था। उनका नेता एक भक्षक था। हम वहां सभी को मारने में कामयाब रहे, लेकिन उन जानवरों ने गांव में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। प्रोफेसर ने थोड़ा सिर हिलाया। तो ऐसा कुछ हुआ? मैं समझता हूँ, मैं इसके बारे में प्रबंधन से बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास जानकारी प्राप्त करने के अलावा कोई और मिशन नहीं है। आप लड़ सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको लगे कि आप जीत सकते हैं, अगर नहीं तो जल्दी से वापस जाने को प्राथमिकता दें, प्रोफेसर रीगन ने कहा। और फिर वे दोनों चले गए। कैस्पियन अपने समूह के साथ एक और चला गया जबकि सार्थक इसला को चेतावनी देने गया। वह थोड़ी उत्साहित हो गई, हालांकि उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। फिर भी जल्द ही वे दोनों वहां से निकल गए और निर्धारित स्थानों की ओर बढ़ गए। अध्याय 16, भय ने आघात को पुनर्जीवित कर दिया। सार्थक और इसला निर्दिष्ट स्थान की ओर दौड़े। इस जांच के लिए 4 समूह नामित किए गए थे। अन्य 2 समूह अन्य हॉल से आए थे और सार्थक स हॉल के समूहों से बड़े थे। प्रत्येक को गांवों के अलग अलग हिस्सों की जांच करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनमें एक बात समान थी, एक दूसरे से उनकी निकटता। पहले गांव में सार्थक को हर जगह ढेर सारी लाशें मिली, पर खून नहीं था। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, ये भक्षक जानवर हैं, सार्थक ने पिशाचों के घावों को देखते हुए कहा। कुछ तो आंशिक रूप से खाए गए थे तथा अन्य में केवल अंग ही बचे थे। इसला को यह देखकर अच्छा नहीं लगा और वह थोड़ी डर गई। यद्यपि उसने उन गंदगी के बारे में पढ़ा था जो भक्षक जानवर पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन उसे प्रत्यक्ष देखना उसके लिए पढ़ने से कहीं अधिक कठिन था। फिर भी पूरे गांव की जांच करते समय उसने अपना धैर्य बनाए रखा। लगभग 300 से 400 लोगों वाले इस गांव में कोई भी जीवित नहीं बचा था। इससे वे निराश हो गए और शीघ्र ही अगले शहर चले गए। अरे, कोई जीवित नहीं बचा और ये लोग हाल ही में घायल हुए हैं, सार्थक ने कहा। इन गांवों में जांच करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए सार्थक ने जानवरों के निशान ढूंढना शुरू किया और जल्द ही उन्हें ढूंढ लिया। चलो इस तरफ चलते हैं, उसने कहा और इन जानवरों द्वारा छोड़े गए पदचिह्नों का अनुसरण करने लगा। वे पहाड़ों और इन जंगलों की ओर जा रहे हैं, चलते हुए उसने सोचा, लेकिन तभी वह रुक गया और वापस कूदकर आइला के सामने खड़ा हो गया। सावधान रहो, आसपास कहीं हैं, सार्थक ने कहा और इसला ने तुरंत अपनी लंबी तलवार निकाल ली। क्या तुम्हें यकीन है? उसने पूछा, लेकिन सार्थक को उसे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसकी इंद्रियों ने उन जानवरों की उपस्थिति को महसूस किया जो कुछ ही देर बाद दिखाई दिए। वे ज्यादा नहीं थे और वे मजबूत भी नहीं थे, लेकिन अगर वे पास थे तो शायद आसपास कुछ भक्षक भी थे। सतर्क रहो, चलो उन्हें जल्दी से मार डालें, उन्होंने कहा और जल्द ही वे इन जानवरों से टकराने लगे जो एक ही वार के बाद मर गए। लेकिन जब वे कई मिनट तक मृत अवस्था में रहे, तब भी कोई उनका सामना करने के लिए बाहर नहीं आया। कितना अजीब है, सार्थक ने कहा। क्या हो रहा है? इसला ने उत्सुकता से पूछा जब वह इनमें से कुछ जानवरों को देखने के बाद उसके पास पहुंची। सार्थक ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा, लेकिन फिर अपना सिर हिलाया और उससे कहा कि वे उन्हें ढूंढने के लिए रास्ते पर चलेंगे। कुछ मिनट बाद सार्थक रुक गया और उसने इसला को आगे चलने से रोक दिया। उद्धरण चिन्ह ... ये कमजोर नहीं है, उसने कहा। और जब इसला को आसपास शक्ति का एहसास हुआ तो वह समझ गई कि उसका क्या मतलब था। शीघ्र ही 4 भक्षक प्रकट हुए तथा उनके चेहरों पर दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी। उनकी ताकत मुझसे अधिक नहीं होनी चाहिए, सार्थक ने सोचा और इसला की ओर देखा जो इससे भयभीत लग रही थी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ, विशेषकर ये देखकर कि वह थोड़ा कांप रही थी, हालांकि वह जल्दी से शांत होना जानती थी। कोई आघात, सार्थक ने सोचा, लेकिन अपना ध्यान इस ओर से हटा लिया। मैं उन तीनों से लड़ूंगी, बाकी एक का ख्याल रखना। खुद को ज्यादा उजागर मत करो, इन लोगों के पास बहुत सारी चालें हैं, सार्थक ने कहा और उसने थोड़ा सिर हिलाया, तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। ये कहने के बाद सार्थक ने अपना पैर पटका और उनमें से एक पर झपटा, जिससे उसके जबड़े पर वार हो गया। ये प्रहार बहुत शक्तिशाली था और इससे भक्षक कई पेड़ों से टकराया तथा उन्हें नष्ट कर दिया। भक्षक को इस पिशाच की ताकत देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह मुस्कुराया, भले ही उसका चेहरा दुख रहा था। उसे मार दो, यही वह है जिसे बॉस चाहता है, वह चिल्लाया और बाकी 3 सार्थक की ओर दौड़े।
इसला ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सार्थक द्वारा बताए गए व्यक्ति पर जोरदार प्रहार किया तथा शीघ्र ही उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। सार्थक ने उनमें से एक की मुट्ठी जोर से पकड़ी और पूरी ताकत से उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा। इस भक्षक ने प्रहार से खून की उल्टी की, जिससे सार्थक को यह पता चल गया कि उसके सामने खड़े तीनों में से सबसे कमजोर कौन था। ये सुनकर वह मुस्कुराया और तीसरे के वार से बचने के बाद उसने ये भी देखा कि सबसे शक्तिशाली कौन है। जमीन पर एक ही वार से किया गया विस्फोट इसकी 3000 शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था। यह आखिरी होगा, उसने सोचा और आयामी हरकत का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति के पीछे गया जो अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा था और उसे पीछे से जोरदार झटका दिया, जिससे वह सीधे जमीन पर गिर गया। उसने जल्दी से उसे कपड़ों से पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर खींचते हुए उसकी पीठ पर लगातार वार किए, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट गईं। अन्य दो भक्षकों को एहसास हुआ कि सार्थक काफी खतरनाक था, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हथियार निकाल लिए। एक ने ऊपर से उसे मारने के लिए छलांग लगाए और दूसरा उसके भागने का रास्ता बंद करने के लिए नीचे चला गया। सार्थक इस पर मुस्कुराया और पुनः आयामी गति का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी एक गर्जना उसके कानों तक पहुंची। गर्जना, दहाड़ उसके पीछे से आई, लेकिन ये थोड़ी अजीब थी। न जाने क्यों, ये सुनते ही उसके दिल में हल्का सा डर पैदा हो गया, जिससे उसने अपना सिर घुमा लिया। नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करने की क्षमता, सार्थक ने सोचा। जब उसने अपना चेहरा घुमाया तो वह इसकी पुष्टि कर सका, लेकिन उसने ये भी देखा कि इसला उस समय अत्यधिक भय की स्थिति में आ गई थी और वह चिल्लाने लगी और भक्षक के सामने असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ी। अरे, सार्थक ने सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी छोटी तलवार निकालते हुए जल्दी से इसला के सामने आने के लिए अपनी आयामी चाल का इस्तेमाल किया। उसकी अचानक हरकत से उसके सामने खड़ा आदमी आश्चर्यचकित हो गया, जो इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका कि सार्थक ने अपनी तलवार से उसे एक ही हमले में 2 टुकड़ों में काट दिया। भक्षक ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया, उसने यह आशा नहीं की थी कि यह आदमी इतना शक्तिशाली होगा, परंतु उसे यह बात समझ में आने में बहुत देर हो चुकी थी। सार्थक की ताकत से उसका टूटा हुआ शरीर पीछे की ओर चला गया। वह दृढ़ता से इसला के सामने आया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। इसला, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? सार्थक ने जल्दी से पूछा, लेकिन उसने देखा कि इसला लगातार कांप रही थी। डर ने उसके आघात को पुनर्जीवित कर दिया। उसने सोचा और आह भरते हुए उसने उसे पकड़ लिया ताकि उसकी ओर आ रहे एक भक्षक के हमले से बच सके। उसने उनकी ओर देखा और आह भरते हुए कहा, मुझे अकेले ही लड़ना होगा। उसने सोचा, फिर भी इस बार उसे बढ़त हासिल थी। उसने अभी अभी एक भक्षक को मारा था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह वहां गया और जल्दी से बड़ी मात्रा में खून पी गया। वह हमारा इतना खून पीता है, भक्षकों ने सोचा, लेकिन उन्होंने उस पर झपटने में संकोच नहीं किया, जबकि सार्थक ने भी आइला को पीछे छोड़ते हुए ठीक वैसा ही किया। अध्याय 17, विभिन्न भक्षकों से युद्ध। तलवारों के टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि सार्थक ने अन्य दो को चकमा देते हुए कमजोर पर भारी प्रहार करने पर ध्यान केंद्रित किया था। फिर भी उसके शरीर पर कुछ घाव दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह तब तक डटा रहा जब तक कि वह उस आदमी पर निर्णायक वार करने में सफल नहीं हो गया जो सबसे ज्यादा हमला कर रहा था। उसकी तलवार ने उसकी छाती को छेद दिया और एक पल में उसके दिल को नष्ट कर दिया, जिससे वह मुस्कुराया, लेकिन उसे बाकी दो के वार से बचने के लिए एक तरफ कूदना पड़ा। जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया था उसने अपने चाकू से घायल साथी के शव को तुरंत सार्थक के खेत से बाहर फेंक दिया। उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति अपने दूसरे साथी का खून पीने से थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो गया था, जिससे उनके लिए उसे मारना अधिक कठिन हो गया। इसलिए उसने ऐसा करने में संकोच नहीं किया, और जैसे ही उसने ऐसा किया उसने अपने बैग से एक धनुष निकाला। उसने इसे जल्दी से चलाया और सार्थक पर 3 जादुई हमले किए। अरे, फिर से ऐसा हुआ, सार्थक ने गुस्से से सोचा और अपनी ओर आ रहे तीरों से बचने के लिए जल्दी से किनारे की ओर कूद पड़ा। फिर भी इन तीरों ने अपनी दिशा बदल ली और उसका पीछा करना जारी रखा। भक्षकों की बहुमुखी प्रतिभा उनके लिए परेशानी का कारण बन रही थी, जिससे ये लड़ाई और लंबी होती जा रही थी। सार्थक तेजी से कूद गया क्योंकि तीर उसका पीछा कर रहे थे और उनमें से एक तीर जमीन पर जा गिरा, लेकिन अन्य 2 तीर अभी भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे और तभी दूसरे भक्षक ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। इसके बाद सार्थक मुस्कुराया और हवा में उछला, जिससे तीरों की दिशा मुड़ गई। हे, ये तुम्हें तेजी से मारेगा, उसके नीचे बैठे भक्षक ने कहा, लेकिन सार्थक ने केवल मुस्कुराया और अपने शरीर का वजन काफी बढ़ा दिया ताकि भक्षक के ऊपर गिर जाए। क्या बकवास है, भक्षक ने आश्चर्य से सोचा, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। जल्द ही सार्थक की मुट्ठी ने उसे जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे एक तीव्र विस्फोट हुआ और फिर उसने महसूस किया कि उसका शरीर हवा में उड़ गया है। अगली बात जो भक्षक को लगी वह थी उसके पेट में 2 बाण फंसने का दर्द। सार्थक तब मुस्कुराया, लेकिन उसके पास खुश होने का समय नहीं था। उसने देखा कि कोई उस पर पीछे से हमला कर रहा है, इसलिए वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार झटका लगने से वह 1 दर्जन मीटर दूर तक उड़कर जमीन पर लुढ़क गया। दर्द के कारण वह धीरे से उठा। यार, इन कमीनों के पास बहुत सारी तरकीबें हैं, उसने दर्द में सोचा। लेकिन फिर उसे कुछ ध्यान आया और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। अरे, उसने सोचा, ये देखते हुए कि उसे इसला से पीटकर भगा दिया गया था और उन लोगों को उसकी चोटों की कोई परवाह नहीं थी। इसला, भागो! वह चिल्लाया, लेकिन उसने देखा कि वह हिल नहीं रही थी, इसलिए उसने समय पर वहां पहुंचने की कोशिश की। अरे, मैं बहुत दूर हूं, उसने सोचा और देखा कि कैसे उन दो लोगों ने उसके ऊपर कूदते हुए अपनी बंदूकें निकाल ली और उनके चेहरों पर भयावह मुस्कान थी। इसला को ऐसा महसूस हुआ कि उसका सिर घूम रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि सार्थक को चोट लगी है तो वह अपने होश में आए और उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा। वह जानती थी कि सार्थक को उसकी वजह से मारा गया था। वह एक का सामना कर सकती थी, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कर रही थी और सार्थक को 4 भक्षकों का अकेले सामना करने क्यों नहीं दे रही थी। उद्धरण डॉट 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 ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कमज़ोर और बेकार हूँ, उसने सोचा और उसके दिमाग में कई बुरे विचार घूमने लगे। उसने ऊपर देखा और पाया कि दोनों भक्षकों के चेहरे पर वही भयावह मुस्कान थी जो उसे याद थी। उन मुस्कुराहटों ने उसके दिल में पड़े आघात को फिर से जगा दिया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। उद्धरण डॉट 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 अगर मैं भागती रही तो मैं कब मजबूत बनूंगी, उसने सोचा। उसके हृदय में जो आघात पहुंचा था वह उसकी आंखों को लाल आंसुओं से भरने के लिए पर्याप्त था, लेकिन जब उसने ये सोचा तो उसने अपनी तलवार कस ली। उद्धरण डॉट 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 ठीक है, मैं लड़ सकती हूँ, उसने सोचा। शायद वह खुद से ही बात कर रही थी या शायद वह अतीत को याद कर रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों भक्षक उसे मारने वाले थे उसने अपना हाथ जोर से उठाया और चिल्लाए, आह! इससे भक्षक आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ प्रतिक्रिया करेगी, और उसके हमले ने निकटतम भक्षक के हाथ पर जोरदार प्रहार किया। फिर भी हमले की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि उसने हड्डियों को छेद दिया और भक्षक को लगभग आधा काट दिया। उसने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उस भयावह मुस्कान के डर से उसने अपना सिर नीचे कर लिया था। वैसे भी उसे यकीन था कि वह मर जाएगी। वे लोग उसके बहुत करीब थे, अगर वह बच गई तो यह चमत्कार होगा। इसीलिए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि उसे ज्यादा दर्द न हो। फिर भी उसका हमला पर्याप्त था। सार्थक ने अपनी आयामी चाल का कई बार प्रयोग किया जब तक कि वह इन दोनों बदमाशों के ऊपर नहीं पहुंच गया। तीव्र गति से उसने उस स्थान और भक्षकों के शरीर को छेद दिया तथा दूसरी ओर तीव्र गति से रुक गया। सार्थक के हमले से दोनों भक्षकों के शरीर अंततः कई टुकड़ों में टूट गए और उन्हें पता भी नहीं चला कि वे मर चुके हैं। सार्थक ने राहत की सांस ली जब उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि इसला ठीक है। हालांकि उसने देखा कि खून जमीन पर टपक रहा था, इसलिए उसने जल्दी से उसे गले लगा लिया। इसला, क्या हुआ, उसने पूछा और उसे पलट दिया। उसकी आंखें लाल थीं, इसलिए नहीं कि वह बहुत रोई थी, बल्कि इसलिए कि वह खून के आंसू रो रही थी। उसकी आंखों में आघात स्पष्ट था, जिससे सार्थक काफी आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन जब उसने देखा कि सार्थक उसकी तरफ आ रहा है तो वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और जोर से रोने लगी। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और थोड़ा कांपने लगी। उसका रोना सामान्य नहीं था, क्योंकि वह खून के आंसू रो रही थी। ये पहली बार था जब सार्थक ने किसी को खून के आंसू रोते देखा था, इसलिए वह आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जल्दी से उठकर सुरक्षित स्थान पर चला गया। थोड़ी देर बाद इसला ने रोना बंद कर दिया। खून के आंसू रोने के लिए वह कितनी सदमे में होगी, सार्थक ने सोचा जब उसने अपने कपड़ों की ओर देखा जो उसके रोने से खून से सने हुए थे, और जल्द ही उसने उसे देखने के लिए ऊपर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे माफ कर दो, मैं किसी काम की नहीं हूं, उसने धीरे से कहा और माफी मांगते हुए नीचे देखा। सार्थक ने उसे आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, आघात से उबरना आसान नहीं है, उसने जवाब दिया। लेकिन वह कभी भी एक अच्छा परामर्शदाता नहीं रहा था, इसलिए उसने उसे घूर कर देखा। और निश्चित रूप से तुम किसी काम के नहीं रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उपयोगी नहीं हो। जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं एक अच्छा सलाहकार नहीं हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लड़ना सिखा सकता हूं और एक प्रसिद्ध हत्यारा बन सकता हूं। मैं तुम्हें वह सिखा सकता हूं जो मैं जानता हूं। शायद तुम्हारा आघात तब दूर हो जाएगा जब तुम उनमें से कई को मार डालोगे और महसूस करोगे कि जब तुम्हारे पास शक्ति होगी तो वे हानिरहित हैं, उसने कहा। जब इसला ने उसे यह कहते सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना बुरा परामर्शदाता होगा, लेकिन उसके शब्दों ने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। वे शब्द उसे सांत्वना देने के लिए नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से वे उसे गर्मजोशी से भर देते थे और अच्छा महसूस कराते थे। शायद वे उसे सांत्वना देते थे। इसलिए सार्थक द्वारा अप्रत्याशित कदम उठाते हुए उसने उसके सामने घुटने टेकने में संकोच नहीं किया। कृपया मुझे लड़ना सिखाएं, उसने धीरे से कहा। अध्याय 18 कुछ अजीब। सार्थक को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
किसी के सामने घुटने टेकने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, इसलिए उसने उसे सिर हिलाकर इशारा किया और उसे फिर से खड़ा होने में मदद की। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें हत्या की कला बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। मेरे पीछे आओ, उसने कहा और फिर से उस ओर चलना शुरू कर दिया जहां उन भक्षकों को मारा गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसे उस स्थान पर ले जाएगा, लेकिन उसने साहस जुटाने के लिए अपने दांतों को जोर से दबाया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। क्या वे अभी भी जीवित हैं? उसने आश्चर्य से पूछा क्योंकि उसने देखा कि सभी भक्षकों के शरीर जम गए थे। और यह बर्फ कहाँ से आती है? उसने असमंजस में सोचा। सार्थक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैंने उन्हें जमा दिया ताकि उनका खून बर्बाद ना हो, उसने जवाब दिया और वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। तुमने उन्हें फ्रीज कर दिया, ये तुम्हारी योग्यता है? उसने आश्चर्य से पूछा। सार्थक ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया और वह पहले से पिघले हुए मांस से खून को पकड़ने के लिए नीचे झुका। उस समय उसने अपरिचित भाव से उसकी ओर देखा। क्या तुम कोई वारिस हो? उसने पूछा और सार्थक ने उसकी ओर देखा। तुम मुझे वारिस क्यों मानती हो? अगर मैं वारिस होता तो मैं पहली अकादमी में होता, उसने जवाब दिया, जिससे वह सिर हिलाने लगी। बेशक, मैं ये समझती हूँ, लेकिन हम जैसे सामान्य पिशाचों के पास अनोखी क्षमताएं कैसे हो सकती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बुनियादी क्षमताएं हो सकती हैं जो नई ऊंचाइयों तक पहुंचने से अनलॉक होती हैं, है ना? उसने कहा। हालांकि अंत में वह खुद पर और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगी थी। सार्थक ने फिर उसे घूरकर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। क्या इसीलिए मिस्टर ग्रे ने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी ठंडक पहुंचाने की क्षमता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? फिर भी उन्होंने मुझे इसके अलावा कुछ नहीं बताया। सोचने पर शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे खुद भी हैरान थे और यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा देखा था। उसने सोचा, फिर भी इसका मतलब ये हो सकता है कि पिशाच प्रकृति के साथ असंगत हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे तत्व नहीं हैं जिनके साथ वे संगत हैं। यदि नहीं, तो वे उन प्रकार की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वे प्रकृति से आते हैं। उदाहरण के लिए, जब अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने की बात आती है तो मनुष्य प्रकृति के सबसे निकट प्राणी हैं, क्योंकि वे मन को नियंत्रित करने और अवशोषित करने में अत्यधिक प्रतिभाशाली हैं। इसके कारण वे प्रकृति की शक्तियों को अधिक बहुमुखी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। विशालकाय प्राणी आमतौर पर पृथ्वी के बहुत अनुकूल होते हैं और इसलिए वे पृथ्वी की शक्ति का आसानी से उपयोग करते हैं। वन के तत्व जैसे वायु और पृथ्वी के व्युत्पन्न के साथ वनकल्पित बौने और ध्रुएड। तो फिर वह कौन सा तत्व है जिसके प्रति पिशाच मित्रवत होते हैं? रक्त। यह कोई तत्व नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वे लगभग हर चीज के लिए इस पर निर्भर हैं, सार्थक ने सोचा। फिर भी वह इसला से यह नहीं पूछ सकता था क्योंकि हर पिशाच को ये बुनियादी सवाल पता होने चाहिए। तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कुछ और नहीं कहा। अपने रहस्यों को जितना संभव हो सके उतना छिपाए रखना हमेशा एक अच्छी बात है, और वह एक हत्यारे के रूप में ये जानता है। इसीलिए उसने कुछ विषयों पर बक-बक करते हुए इन भक्षकों का रक्त पीना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान मैंने इन लोगों को ये कहते हुए सुना कि मैं ही निशाना था। अगर मैं अभी अभी इस दुनिया में आया हूं तो मैं किसी का निशाना कैसे बन गया? अगर निशाना शरीर का असली मालिक होता तो मुझे उसकी यादों से पता चल जाता। ये कितना अजीब है, सार्थक ने थोड़ा उलझन में सोचा। उसके दिमाग में दो संभावनाएं आईं। पहली संभावना यह है कि बेकर्स ने उसकी हत्या करने के लिए कहीं कोई सर्च वारंट जारी किया हो। पृथ्वी पर उसके रहने के दौरान ऐसा कई बार हुआ, इसलिए सार्थक के लिए यह अजीब नहीं होगा। दूसरी संभावना यह है कि एलन ने ही ऐसा किया हो, क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो उसे जानते थे, लेकिन यह संभावना नहीं है क्योंकि अब वह उस परिवार का अर्ध सदस्य है। चलो देखते हैं कि इन भक्षकों के पास क्या है, सार्थक ने उनके शरीर से सारा खून सोखने के बाद सोचा, जबकि वह ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वे उसे क्यों ढूंढ रहे थे। उसने पहले शव की जांच की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। दूसरे शव में भी कुछ नहीं था, लेकिन तीसरे शव में कुछ था। सार्थक ने इसे देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, निर्देश, और इसमें एक छोटा सा नक्शा भी है। उसने इन स्क्रॉल को थोड़ा मोटा देखकर सोचा। इस पर इसला को आश्चर्य हुआ और वह उसके करीब आ गई। यह एक प्राचीन भाषा है, इसलिए ये सच है, भक्षक वास्तव में उस भाषा को जानते हैं जो 5 मिलियन साल पहले इस्तेमाल की जाती थी। उसने आश्चर्य से कहा और उसके पीछे खड़ी हो गई। सार्थक ने उसकी ओर देखा। क्या तुम समझ सकती हो? उसने पूछा और उसने अपना सिर हिलाया। बहुत कम लोग इसे समझ सकते हैं, शायद केवल इतिहासकार या बहुत शक्तिशाली पिशाच। हालांकि मैंने सुना है कि मास्टर वीगन इसे समझ सकते हैं, उसने जवाब दिया। सार्थक ने थोड़ा सिर हिलाया और चर्मपत्र की ओर देखा। मैं इसे बिना किसी परेशानी के समझ सकता हूँ। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है? क्या ये काल्पनिक उपन्यासों जैसा है? क्या मेरे पास कोई अजीब शक्ति है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शरीर के मूल मालिक को इसके बारे में पता था? सार्थक ने उलझन में सोचा। फिर भी उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया।
उसने जो भी चीज़ें पाई थीं उन्हें पढ़ा और फिर इसला को कई चीज़ें समझाईं। हत्या को तेजी से कैसे अंजाम दिया जाए, हत्या की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कहाँ पर वार किया जाए, इत्यादि। उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने ध्यान दिया और एक छोटी नोटबुक में नोट्स भी बनाए। इसके बाद वे दोनों उठे और वहां चले गए जहां उन्हें दूसरी टीम से मिलना था। चूंकि वहां कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने तब तक आराम किया जब तक कि 2 घंटे बाद समूह वहां नहीं पहुंच गया। कैस्पियन वाइट के समूह में अब एक और सदस्य तथा 2 महिलाएं शामिल थीं। इस प्रकार इस बार कुल संख्या 4 हो गई। उनमें से एक अन्य कक्षा का छात्र था। जब कैस्पियन ने देखा कि सार्थक आ गया है तो वह मुस्कुराते हुए उसके पास गया। सार्थक, हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। हमारे दौरे के दौरान हम दूसरे समूहों से मिले और उसके कारण हम कुछ ऐसे जीवों के शरीर पर पाए गए कुछ अंशों का अध्ययन करने में सक्षम हुए जिन्हें हम मारने में सफल रहे, उन्होंने कहा और उन्हें एक नक्शा दिखाया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। यह उसी जैसा था जो सार्थक ने पाया था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। ये पास के पहाड़ों का नक्शा है और यह इस बात का भी संकेत है कि इस हिस्से में वे छिपे हुए हैं और अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं। हम तेज गति से वहां पहुंचे और वहां कई भक्षक मौजूद होने की पुष्टि कर पाए। हालांकि हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि वे क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि यह सिर्फ ग्रामीणों का सफाया है ताकि भक्षक जानवर मजबूत हो जाएं, उन्होंने कहा और नक्शे का एक हिस्सा दिखाया। सार्थक ने भी सिर हिलाया, लेकिन भौहें सिकोड़ लीं। शास्त्रों में कहा गया है कि ठीक उसी जगह जहां उसने निशान लगाया है, इन लोगों का एक छोटा सा अड्डा है। लेकिन लेखन के अनुसार वे आसपास के बहुत शक्तिशाली जानवरों से घिरे हुए हैं जिन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वहां मुंह से जाना आत्महत्या होगी, उसने सोचा और ऊपर देखा। तुम लोग क्या करने की योजना बना रहे हो? सार्थक ने पूछा और कैस्पियन मुस्कुराया। हम कई तरफ से हमला करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। भक्षक का खून हमेशा अच्छी कीमत पर बिकता है, इसलिए मैं जल्दी से तुम्हें बताने आया हूं। तुम आ रहे हो, है न? अगर हम एक साथ हमला करते हैं तो मुझे यकीन है कि हम अपने जैसे लोगों के लिए और अधिक पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, कैस्पियन ने उत्तर दिया। सार्थक ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। यह उस व्यक्ति के लिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव है जो दावा करता है कि वह वहां गया है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। ठीक है, जब समय हो तब तुम आगे बढ़ जाना, हम दूसरी तरफ जाएंगे। हमें एक ही जगह पर जाने वाले रास्ते मिले हैं, देखो हमारे पास एक जैसा नक्शा है, उसने कहा और उसे वह नक्शा दिखाया जो उनके पास था। कैस्पियन को थोड़ी निराशा हुई कि सार्थक उसके साथ नहीं जाना चाहता था। हिम्मत के बिना आदमी इतनी दूर तक नहीं जा सकता, उसने हताश होकर सोचा। हम क्यों नहीं जाते? मुझे लगता है कि उन पर तुरंत हमला करना ज्यादा जरूरी है ताकि वे गांव वालों को खत्म न कर सकें, उसने जवाब दिया। यह आसान है, आप इनमें से हर तरफ जाएंगे क्योंकि आपको वहां निशान मिले हैं। ये संभव है कि वे निशान वे रास्ते न हों जिनका इस्तेमाल वे अपने बेस पर जाने के लिए करते हैं, बल्कि वे वापस आने के लिए करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इस बार भक्षक कोई दूसरा रास्ता चुने? अगर ऐसा हुआ तो वे हमसे बच सकते हैं, इसलिए हम इस रास्ते से जाएंगे ताकि ऐसा न हो और हम उन्हें उनके सभी निकासों से पकड़ सकें, सार्थक ने कहा और उसे नक्शे पर रास्ते दिखाए। कैस्पियन को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह हैरान था। फिर भी अगर वह इसे इस तरह से कहते तो वह केवल सिर हिला सकते थे और अपने दांत पीस सकते थे। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसने कहा और बिना कुछ और कहे उसका समूह अपने रास्ते पर चला गया। अध्याय 19, छोटी सी चाल। कैस्पियन, मुझे लगता है कि नया एस रैंक बहुत बेवकूफ़ है न? लगता है कि उसमें बड़े खजाने पाने की हिम्मत नहीं है, कैस्पियन के एक साथी ने कहा जब वे कुछ दूर थे। वह उसे घूरता रहा और अपने मुंह से हल्की सी सिसकारी निकाली। खैर, हमारे हॉल का दूसरा नेता एक अजीब व्यक्ति है। वह बहुत कम बात करता है और अक्सर सामाजिक रूप से नहीं मिलता है, शायद केवल उस लड़की के साथ, इसलिए मैं उसे थोड़ा नापसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि वह होशियार है, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि वह बहुत बेवकूफ़ है और मैं उसे समझ नहीं सकता, कैस्पियन ने थोड़ा गुस्से से जवाब दिया और फिर थोड़ा मुस्कुराया। क्या तुमने उसे देखा? क्या वह तुम्हें पसंद आई? अगर वह ऐसी दिखती है तो उसका खून स्वादिष्ट होगा, उसने उस लड़के के पास जाकर पूछा जिसने उससे सवाल पूछा था और ये लड़का मुस्कुराया। इस्लामूर, है न? वह बहुत अच्छी दिखती है और उसका शरीर बहुत हॉट है। अगर उस आदमी ने उसे छुआ नहीं है तो मैं उसे अपने हरम का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दूंगा, उसने जवाब दिया और कैस्पियन ने तब भयावह रूप से मुस्कुराया। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो, वह एक अच्छी लड़की है, भले ही उसे वह आघात लगा हो, उसने जवाब दिया और उसके साथी ने कंधे उचका दिए। आराम से साथी, उस लड़की को लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर उसे कोई आघात पहुंचा है तो वह तोप के चारे के रूप में बेहतर है, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, उसने जवाब दिया और कैस्पियन ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम सहमत हो तो मैं अपने समूह के साथ वापस आऊंगा,
अभी के लिए अपने आप से बहुत आगे न निकलने की कोशिश करो। उन लोगों को उन बड़े जानवरों से टकराने दो और फिर हम सब हमला करेंगे। उस आदमी ने कहा जो कैस्पियन वाइट से बात कर रहा था, और कुछ और शब्दों के बाद वह जल्दी से चला गया। सार्थक, तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया? भक्षक का खून बहुत कीमती है, शहर में वे बहुत अच्छी तरह से बिकते हैं। इसला ने मासूमियत और कोमलता से कहा। सार्थक ने हल्की सी आह भरी और उसके सिर पर 2-3 थपथपाए। लड़की, पेशेवर हत्यारा बनने के लिए तुम्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूँ। पहली, चिंता मत करो, हमें बहुत सारा खून मिलेगा। साथ ही अगर सब ठीक रहा तो कुछ पिशाचों से भी। दूसरी, चाहे कुछ भी हो जाए, जब कैस्पियन या कोई भी दूसरा समूह तुम्हारे पास आए तो सावधान रहना। सार्थक ने जवाब दिया और फिर वहीं घूमने लगा जहां उसने कहा था कि वह जाएगा। यद्यपि इसला आश्चर्यचकित थी और लगातार उससे पूछती रही कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसने ज्यादा जवाब नहीं दिया। मुझे धोखा देना चाहते हैं? हे, छोटे पिशाच अपनी क्षमताओं में बहुत भोले होते हैं। सार्थक ने सोचा, कुछ शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए। उस रात वे सोए नहीं, क्योंकि सार्थक उस स्थान के बारे में कुछ बातें जानना चाहता था। हालांकि पूरी रात पैदल चलने के बाद सार्थक ने बस इधर उधर से विभिन्न चीजों की जांच की और फिर वे पैदल ही वहां वापस चले गए। वह क्या सोच रहा है? हम एक ही जगह 2 बार क्यों जा रहे हैं? इसला ने हैरानी से सोचा, हालांकि उसने सार्थक की हर बात बिना कुछ कहे मान ली। स्वाभाविक रूप से उसके पास अपने कारण होंगे और उसे उन्हें जानने की जरूरत नहीं थी। अभी वह जानती थी कि सार्थक उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, अन्यथा वह ऐसा तब करता जब वह इतनी असहाय होती, उसकी बाहों में रोती। इसलिए सुबह के समय वे दोनों पहाड़ों के रास्ते वहां चले गए। उन्होंने जो रास्ता चुना था वह पथरीला था और उस पर चलना चुनौतीपूर्ण था। इस जगह पर अक्सर बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, ये यूं ही नहीं था कि यह एक छोटी पहाड़ी सड़क है। फिर भी सार्थक और इसला के लिए, जो रात में पैदल चले थे, इस बार पैदल चलना अधिक शांत और आरामदायक था। दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं और कुछ सांप इधर उधर से आ रहे थे, जैसे वे इस पिशाच जोड़े पर झपटना चाहते हों। हालांकि किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। इसला, इस बार हम कुछ बड़े जानवरों से लड़ने जा रहे हैं। लड़ाई के बीच में भक्षक भी हो सकते हैं, इसलिए मेरे करीब रहने की कोशिश करो और मेरे साथ मिलकर लड़ो, सार्थक ने कहा। इसला ने उसे संदेह से देखा। क्या बड़े जानवर मजबूत होते हैं? उसने पूछा, और सार्थक ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति 2500 से 3000 के बीच होनी चाहिए। मेरी वर्तमान शक्ति 3100 है और आपकी अभी भी 3000 से कम है, इसलिए आपको मेरे करीब लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। जानवर अपने आप में खतरनाक नहीं हैं, समस्या भक्षक हैं जो इसका उपयोग हम पर हमला करने के लिए करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा। और ठीक उसी क्षण उसके दाहिने ओर से एक दहाड़ आई, जिससे वह पीछे हट गया। चीते के तीखे पंजे, जो काफी बड़े थे, उस स्थान के पास से गुजरे जहां सार्थक खड़ा था और उसे 2 टुकड़ों में काटना चाहते थे। फिर भी वे केवल हवा में ही चीरते हुए दूसरी ओर चले गए। तैयार हो जाओ, सार्थक बोला। इसला ने पीछे से हमला कर रहे दूसरे जानवर के हमले को रोकने के लिए तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, जबकि सार्थक ने उस चीते के वार को चकमा दिया जो उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश कर रहा था। इस प्रक्रिया में उसने उसके पिछले पैरों को पकड़ लिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इसी समय दूर से एक बड़ा चीता दिखाई दिया और अपने ही एक चीते को मारने के लिए सार्थक पर बलपूर्वक हमला करने के लिए तैयार हो गया। सार्थक ने जब देखा कि जिस चीते को उसने अभी अभी जमीन पर गिराया था वह उसके हाथों में मरा पड़ा था, तो वह थोड़ा मुस्कुराया और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वे इतने ताकतवर नहीं हैं, मैंने उनका अनुमान ज्यादा लगाया था। इसला, अगर आप पर मध्यम आकार के चीते द्वारा हमला किया जाता है तो सिर के पीछे से झटका लगने पर वे मर जाते हैं। अगर यह सांप है तो जहर के कारण उनसे लड़ने से बचें, सार्थक ने कहा, पीछे से इसला पर हमला करने वाले एक छोटे जानवर को मारने के लिए कूदते हुए। यदि यह इनमें से एक है तो आप इसे पेट में मुक्का मारकर मार डालेंगे, सार्थक ने कहा और अपना ध्यान वापस विशालकाय चीते की ओर मोड़ दिया। ये तो ज्यादा खतरनाक है, लगता है कि पास में 4 अन्य बड़े चीते भी हैं, सार्थक ने सोचा और उस बड़े आकार के चीते से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। दोनों ने एक दूसरे पर घूंसे, पंजे और मुक्के चलाए तथा एक दूसरे को दूर धकेल दिया। ओह, यह मेरे लिए ठीक रहेगा, सार्थक ने सोचा और झाड़ियों में छिपे एक विशाल सांप का ध्यान आकर्षित करने के लिए तेजी से बाईं ओर भागा। उसके मुंह से निकली क्रोध भरी दहाड़ से उसे एहसास हुआ कि वह चीते जितना ही शक्तिशाली है लेकिन उससे कहीं अधिक चालाक है, इसलिए वह मुस्कुराया। बस एक और, उसने सोचा और अपने आसपास की चीजों पर नजर डाली। अपनी नजर इसला के दाहिनी ओर केंद्रित की। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। अरे छोटे भालू, इधर आओ, उसने सोचा और फिर से उस स्थान की ओर छलांग लगाई। उसके पीछे 2 विशालकाय जानवर थे जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी
ये झटका केवल विशाल पेड़ पर जोरदार लगा, जिससे वह तुरंत नष्ट हो गया। इन दो जानवरों की शक्ति का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण था कि यह एक विशालकाय भालू पर जा गिरा जो दर्जनों मीटर दूर पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अच्छा, सार्थक ने सोचा और आयला से अपनी निकटता का लाभ उठाते हुए जल्दी से उसके कान में कुछ कहा। सार्थक ने जैसा कहा था वैसा करने में उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, इसलिए वह एक क्षण के लिए गोल गोल दौड़ी तथा दोनों विशाल जानवरों के सामने ही उनका चक्कर लगाया। दोनों जानवरों ने सोचा कि यह पीछे से किया गया हमला था, जो कि उस प्रकार का हमला है जिससे नासमझ जानवर सबसे अधिक नफरत करते हैं, इसलिए दहाड़ते हुए वे दोनों उस ओर मुड़े जहां वह थी और उसे डराकर मार डाला। फिर भी उसने सार्थक के कहे अनुसार काम पूरा किया और जल्द ही एक हल्का भूकंप आया जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। साथ ही सार्थक की चीख भी सुनाई दी, छुप जाओ इसला, मैं सुदृढ़ीकरण लेकर आऊंगा। सार्थक ने अपने चेहरे पर थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ चिल्लाया। ये कंपन स्वाभाविक रूप से जानवरों का ध्यान आकर्षित करेगा, जो यह नोटिस करने में मूर्ख थे कि मानव में से शक्तिशाली जानवर अब उनके पीछे था। प्रतिक्रिया वही थी, लेकिन इस बार जिस गति से वे सार्थक पर झपटे वह पहले से कहीं अधिक अविश्वसनीय थी, और सार्थक ने उन दोनों को उस पर हमला करने दिया, जिससे वह दसियों मीटर दूर उड़ गया। जानवरों ने उसका पीछा करने में संकोच नहीं किया, लेकिन जिस स्थान पर सार्थक गिरा था, इससे वह मुस्कुरा उठा। कई चेहरे हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे, सोच रहे थे ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है। तभी अचानक उन्हें लगा कि 4 लोग उन्हें घूर रहे हैं। अरे, जल्दी से हमला करो, कैस्पियन चिल्लाया। इस प्रयास में उसका गला लगभग घुट गया। तारांकन 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 तारांकन, मैंने उपन्यास का नाम बदल दिया है और सारांश में भी सुधार किया है। मुझे लगता है इससे पहले कि उपन्यास का नाम रीबर्थ ऑफ द आइस असैसिन इन ए वैम्पायर वर्ल्ड रखा जाता। ईमानदारी से कहूं तो मैं नाम रखने में बुरा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। पढ़ने के लिए धन्यवाद। उपन्यास को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ना न भूलें। अध्याय 20, छोटी सी चाल 2। तुरंत ही कई लोग इधर उधर कूद पड़े और उन विशालकाय जानवरों पर आक्रमण करने लगे जो उन पर आक्रमण कर रहे थे। जिस जगह पर विशाल भालू गिरा था वही जगह सार्थक भी गिरा था और उनके करीब ही आखिरी जानवर था, इसलिए जैसे ही उन 4 विशाल जानवरों ने इन हमलावरों को देखा, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे स्थिति में बहुत जल्दी अराजकता फैल गई। उसी समय उनमें से कई को अचानक पकड़ लिया गया और वे भाग गए। सार्थक, जिसने चारों जानवरों का ध्यान आकर्षित कर लिया था, अपनी आयामी गति का उपयोग करके शीघ्रता से बच निकला और आयला के पास पहुंच गया। सार्थक, क्या वे वहां थे? ये देखकर इसला ने आश्चर्य से पूछा और सार्थक ने उसे सिर हिलाकर उत्तर दिया, मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा। भक्षक आने वाले हैं और हम इसका फायदा उठाने जा रहे हैं। चलो तेजी से चलते हैं, सार्थक ने कहा और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उसने विशालकाय जानवरों पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। कैस्पियन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उन्होंने कहा जब वह इसला के साथ इस टीम का समर्थन करने के लिए पहुंचे। कैस्पियन ने उसे घृणा से देखा, लेकिन उसे अपना मन शांत रखना था, इसलिए उसने सिर हिला दिया। धन्यवाद, चलो इन जानवरों को जल्दी से खत्म कर दें, भक्षक आ सकते हैं, उसने कहा और सार्थक मुस्कुराया। ठीक है, बस हम थोड़ा देर से चल रहे हैं, उसने अचानक कहा जब उसे आसपास कई भक्षकों की उपस्थिति का एहसास हुआ। पेड़ों के पीछे से कई जादुई तीर निकले और वे विशालकाय जानवरों से लड़ रहे पिशाचों की ओर तेजी से उड़े। इसी समय विभिन्न समूहों के अन्य पिशाचों को, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी, सामने आने के लिए मजबूर किया गया। इस स्थान पर अराजकता फैल गई तथा पीछे से प्रहार किए जाने के कारण चारों ओर से चीख पुकार मच गई। हालांकि लड़ाई थोड़ी असमान थी, फिर भी पिशाचों ने खुद को एक साथ खींचकर बराबरी की लड़ाई लड़ी। हालांकि वे विशालकाय जानवर अभी भी अपने अपने कबीले के सदस्यों के साथ साथ घूम रहे थे, इसलिए सभी को सावधान रहना था, खासकर युद्ध के मैदान में घूमने वाले रेंगने वाले सांपों से। फिर भी जो बात किसी ने नहीं देखी थी वह ये थी कि उन्हें वास्तव में अपने एक सदस्य के साथ अधिक सावधान रहना था। सार्थक युद्ध के मैदान में बिना किसी की नज़र में आए इधर उधर घूमता रहा, कभी कभी पिशाचों पर हमला करता और फिर युद्ध के दूसरे छोर पर प्रकट होकर इसला की मदद से एक भक्षक का गला काट देता। इस बार इसला ने बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि इन भक्षकों को उसके आघात को दोबारा जीने का मौका नहीं मिला। फिर भी वह सार्थक को एक तरफ से दूसरी तरफ हत्या करते देख सदमे में थी, जैसे कि ऐसा करना बहुत आसान था। वह मुश्किल से 2 लोगों की हत्या कर पाई थी कि सार्थक के पास पहले से ही इतनी मात्रा में हथियार मौजूद थे कि उन्हें गिनना मुश्किल था। सार्थक बस मजे ले रहा था और अपना ध्यान 2 विशिष्ट समूहों पर केंद्रित कर रहा था। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, वे लोग अक्सर इसला को देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास उसके लिए कुछ योजनाएं हैं, सार्थक ने सोचा और अस्त व्यस्त क्षेत्र में खड़ा हो गया, जिससे उसकी आभा गायब हो गई। यद्यपि वह अभी भी पिशाच शक्ति को अच्छी तरह से नहीं समझता है, फिर भी वह अपने पिछले जीवन के अनुभव के कारण इसका बहुमुखी उपयोग कर सकता है। इसलिए ऐसा करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था।
यद्यपि वे सभी लड़ रहे थे, फिर भी वह इन दो समूहों के पीछे रुक गया क्योंकि उसने देखा कि वे धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां इसला लड़ रही थी। उन्हें ये जानने के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा कि वे क्या योजना बना रहे थे, क्योंकि कैस्पियन ने दूसरे समूह में अपने बगल में बैठे व्यक्ति को एक छोटा सा संकेत दिया, जिसका उसने अपने समूह को कुछ शब्दों के साथ जवाब दिया। उनके समूह ने पीछे मुड़ने में संकोच नहीं किया और उन्होंने अपनी सारी शक्ति उस व्यक्ति पर झपटने के लिए लगा दी जो उनसे बहुत दूर होना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो उनके चेहरे पर केवल एक डरावनी मुस्कान थी और बेहोश होने से पहले यह आखिरी चीज थी जो उन्होंने देखी। तभी कैस्पियन और उसके साथी ने एक अजीब सा काला बक्सा निकाला और इसला की पीठ मोड़कर उस पर झपट पड़े। सार्थक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पीछे आकर उन्हें जोरदार मुक्का मारा, जिससे उनके मुंह से खून की बड़ी बड़ी बूंदें निकली और वे दर्जनों मीटर दूर जाकर गिरे, जिससे वे बेहोश हो गए। उसने पलटकर अपने खंजर को पास में खड़े एक विशालकाय जानवर की ओर फेंका, जिससे वह जानवर जोर से दहाड़ने लगा और चारों ओर से पागलों की तरह हमला करने लगा। सावधान रहो, ये जानवर पागल हो गया है, जल्दी से हमला करो। आहा! उस समय सार्थक के कानों में कई चीखें पड़ीं, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। इसला को कमर से पकड़ा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। सार्थक, क्या हुआ? मैं एक भक्षक से लड़ रही थी, उसने कहा, जब उसे लगा कि उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया है। इसके अलावा जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। देखो! जब उसने भक्षक को देखा तो वह बेहोश होकर जमीन पर पड़े कुछ पिशाचों पर झपट पड़ी थी। स्पष्टतः उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। आराम करो, वे कमीने तुम्हारे साथ कुछ करना चाहते थे, वे मौत के लायक हैं, उसने कहा और पास के एक पेड़ के पीछे पहुंच गया। वह उस ओर भागा जहां वे दो लोग गिरे थे जिन्हें उसने पीछे से टक्कर मारी थी। यद्यपि उसके प्रहार से वे क्षण भर के लिए बेहोश हो गए थे, फिर भी वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। अभी क्या हुआ? कैस्पियन के पास खड़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया और युद्ध के मैदान की ओर देखने लगा। वह ये देखकर दंग रह गया कि जानवर उन्मत्त हो गए थे और भक्षक अधिक क्रूरता से हमला कर रहे थे। अरे, क्या उन दरिंदों ने हम पर तब हमला कर दिया जब हम लड़की को पकड़ने ही वाले थे? कैस्पियन गुस्से से चिल्लाया और गुस्से में उसने पास के एक पेड़ की ओर जोरदार मुक्का मारा। उसके बगल में खड़ा आदमी भी उतना ही गुस्से में था, लेकिन वह इसला के खूबसूरत शरीर को ढूंढ रहा था। अरे, वे दोनों कहाँ चले गए? लड़की मुझे कहीं नहीं दिख रही और दूसरा लड़का कुछ देर पहले गायब हो गया, उसने कैस्पियन को यह एहसास दिलाते हुए कहा। क्या ये संभव है कि वे उन जानवरों के उन्माद में निगल लिए गए हों? कैस्पियन उस क्षण आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आई जिसने उसे चौंका दिया। कौन? दोनों ने चिल्लाते हुए अपने हथियार निकाले। तभी एक आदमी उनके सामने प्रकट हुआ जिसने एक घायल महिला को गोद में उठा रखा था। सार्थक ने जब उन्हें देखा तो वह चौंक गया। क्या तुम लोगों को भी उन जानवरों ने मारा था? उसने आश्चर्य से अपना चेहरा दिखाते हुए पूछा। वह थोड़ा गंदा और चोटिल लग रहा था, मानो उन जानवरों ने उसे अनजाने में मारा हो, इसलिए कैस्पियन और उसके बगल में खड़े दूसरे आदमी ने आह भरी। अगर लड़की ठीक है तो हम एक और मौका तलाश सकते हैं, उन्होंने सोचा। लेकिन चीखें फिर से उनके कानों तक पहुंची, जिससे सार्थक ने उन सभी की ओर देखा जहां वे लड़ रहे थे और मुस्कुराते हुए कहा, इसला, चलो जल्दी से चलते हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, उसने कहा और बिना कुछ सोचे युद्ध के मैदान में भाग गया और इसला उसके पीछे भागी। अन्य दो के पास भी ऐसा ही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन पूरी लड़ाई के दौरान सार्थक ने इसला के साथ उसी स्तर पर लड़ना सुनिश्चित किया। लड़ाई पहले से ही अराजक थी, इसलिए जब सार्थक लड़ाई में शामिल हुआ तो वह इसे जल्दी खत्म कर सका। फिर भी भक्षकों ने कई पिशाचों का खून सोख लिया था, इसलिए उनमें से कई पहाड़ों से भाग गए। सभी जानवर और कई भक्षक मर गए, फिर भी विद्यार्थियों की मृत्यु कोई मजाक की बात नहीं थी। इससे भी अधिक इसलिए क्योंकि इसमें कोई हताहत नहीं होना था, इसीलिए भले ही उन्होंने लड़ाई समाप्त कर दी थी, हर कोई कैस्पियन और अन्य व्यक्ति के समूहों पर उग्र दृष्टि से देख रहा था। हालांकि उनके भी कुछ लोग हताहत हुए थे, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। उन्होंने ये सब भड़काया था, इसलिए वे अपनी भड़ास निकालना चाहते थे।